Hello everyone. Welcome back to my YouTube channel. My name is Ayushi Arora and I welcome you to Ayushi Academy's channel. आज हम क्लास 12th हिस्ट्री कर रहे हैं, वो भी CBSE बोर्ड का। एंड ये आपका जो बुक 1 है हिस्ट्री के अंदर, जो आपकी पहली बुक है, उसके अंदर का थीम 4 थिंकर्स, बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स वाला टॉपिक हम कर रहे हैं। इस टॉपिक की ऑलरेडी 2 वीडियोस बन चुकी है, ठीक है। इसका जो पार्ट 1 है उसके अंदर आधा चैप्टर है, फिर पार्ट 2 में आधा है, एंड दिस इज गोइंग टू बी योर पार्ट नंबर 3। ये आपका थर्ड पार्ट होगा इस टॉपिक में। टॉपिक का हम पेज आपको बार बार नहीं दिखा रहे बिकॉज ऊपर नीचे करने में कई बार इट गेट डिफिकल्ट। इस चैप्टर का नाम है थिंकर्स, बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स। तो हम इसमें 2 मेजर थिंकर्स की बात कर रहे हैं। जैसे हम वेस्टर्न कंट्रीज में जाएंगे या ग्रीक में जाएंगे तो ग्रीक फिलोसफी वगैरह पढ़ते हैं, तो उसमें हम क्या किसकी बात करते हैं? प्लेटो की बात करते हैं, एरिस्टोटल की बात करते हैं, सोक्रेट्स की बात करते हैं। So here we have 2 very major and important thinkers. Those are Gautam Buddha and Mahavira. ठीक है, बुद्धा आपके बुद्धिज्म के लिए है एंड महावीरा आपके जैनिज्म के लिए है। So this is the definition for the term thinker. Now when we are talking about the term belief, तो बिलीफ का मतलब क्या है कि मैं बुद्धिज्म में विश्वास रखती हूँ और आप बोलेंगे कि मे बी आप जैनिज्म में विश्वास रखते हैं, तो हमारा ये बिलीफ हो गया। अब बिल्डिंग्स की जब बात करते हैं, बिल्डिंग्स का मतलब ये है जो वो जगहें जिनकी कुछ आर्कियोलॉजिकल इम्पोर्टेंस है या वो कोई हेरिटेज साइट है, इस तरीके से। सो today we are going to talk about a very important structure, a very important building, that is स्तूपास। स्तूपास के बारे में हम बात करेंगे। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो इफ यू हैव बीन टू इंद्रप्रस्थ पार्क, तो उधर आप देखोगे इंद्रप्रस्थ जो पार्क है उधर क्या है, एक स्तूपा बना हुआ है। एंड स्तूपा मीन्स व्हाट? अ डोम लाइक स्ट्रक्चर, एक डोम जैसा स्ट्रक्चर है और उसमें गौतम बुद्धा की मूर्ति रखी हुई है। और बेसिकली स्तूपा बनाने का मेन आइडिया क्या है, मेन इसका मतलब क्या है? तो स्तूपा के अंदर रेलिक्स रखे गए हैं गौतम बुद्धा के। हर जगह पर अलग अलग स्तूपा जहां पर बनाए गए हैं। जैसे कि व्हेन वी वर टॉकिंग इन द बिगनिंग ऑफ द चैप्टर, हमने सांची स्तूप के बारे में बात की थी। तो सांची स्तूप में हमने क्या बात की थी? सांची स्तूप मतलब क्या, कि सांची के अंदर एक स्तूप है और उसके अंदर भी बुद्धा के रेलिक्स। रेलिक्स का मतलब क्या होता है कि बुद्धा का एक हेयर रख देंगे, बुद्धा जो कोम्ब यूज करते थे वो रख देंगे, या बुद्धा जो व्हाइट कलर का या सैफरन कलर का जो रोब पहनते थे। रोब मीन्स वो जो उनका वो होता है ना, क्या बोलते हैं, जैसे बाबा रामदेव जो वो कपड़े पहनते हैं, उस तरीके का जो उनका अटायर था गौतम बुद्धा का, तो वो वाले कपड़े, वो सारी चीजें उनको बोलते हैं रेलिक्स। और कई जगह पर जो उनके अस्थियों का भी कुछ पार्ट है, वो जो राख होती है वो भी रखी गई है। तो वो सारी चीजें रखी होती हैं और आसपास में चारों तरफ एक ग्रिल होती है। तो स्तूपास के बारे में पढ़ेंगे कि क्या होता है, कैसे होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्तूपा से आपका 1 मार्कर आ सकता है। मेजरली जो इसमें 1 मार्कर आपका आएगा वो स्तूपा के आर्किटेक्चर के ऊपर आएगा। कि आर्किटेक्चर के ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं कि स्तूपा के ऊपर एक छतरी है, वो छतरी लाइक स्ट्रक्चर जो है, चारों तरफ एक ग्रिल सी बनी हुई है। अगर आपने नहीं देखा है तो आपने अगर ये स्तूपास विजिट नहीं किए हैं तो आप गूगल करके भी डाल सकते हैं, गूगल पे सारी इमेजेस आ जाएंगी। और बड़े बड़े ना गेटवेज होते हैं, ऐसे गेटवेज होते हैं, जैसे इंडिया गेट का वो गेटवे देख रहे हो कितना सुंदर है, गेटवे ऑफ इंडिया भी देखा होगा तो भी कितना सुंदर है। या फिर वो अजंता एंड एलोरा के जो केव्स हैं उधर भी बड़े बड़े गेटवेज होते हैं। तो इसी तरीके से पहले एक गेटवे होता है, गेटवे के अंदर जाते हैं तो स्तूपा होता है। स्तूपा में ऐसे स्टेयर्स होती हैं और उसके ना चारों तरफ लोग क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं, क्योंकि वो बुद्धा के रेलिक्स रखे गए हैं हर एक स्तूपा के अंदर। तो वहां पर लोग परिक्रमा करते हैं और जो उनका मंत्र होता है वो चैंट करते हैं। ज्यादातर ये मॉन्क्स और नन्स करते हैं।
So without wasting any time, हम NCERT को पढ़ना शुरू कर देते हैं. चलिए पढ़िए बेटा जी. Upas, we have seen that the Buddhist ideas and practices emerge out of a process of dialogue with other traditions, including both those of Brahmins, Jainas, and several others, not all of whose ideas and practices were preserved in texts. Some of these interactions can be seen in the ways in which sacred places came to be identified. So इस पैराग्राफ को बेटा आप एक्सप्लेन करो. आया नहीं, चलिए मैं करते हैं. तो लिखा है, we have seen that the Buddhist ideas and practices emerged out of a process of dialogue with other traditions. कि यानी कि बुद्धा के आइडियाज और प्रैक्टिसेस किस तरीके से इमर्ज हुए, जब वो आपस में क्या कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, कोई एक कन्वर्सेशन हो रहा है. तो उस कन्वर्सेशन के दौरान ये सारे ideas emerge हुए, including those of the Brahmanas, Jainas, and several others, not all of whose ideas and practices were preserved in text. Some of these interactions can be seen in the ways in which sacred places came to be identified. Sacred मतलब क्या? पवित्र जगहें, प्योर जगहें. तो वो sacred जगहें, जैसे स्तूपा क्या है, एक sacred जगह है ना, जैसे हम लोग मंदिर में जाते हैं, हिंदूज कहाँ जाते हैं, मंदिर में जाते हैं. तो जो बुद्धिस्ट होंगे, जो बुद्धिज्म में मानते होंगे, वो लोग कहाँ विजिट करते हैं, वो लोग स्तूपा विजिट करते हैं. जैसे हम लोग टेम्पल विजिट करते हैं, वैसे वो लोग स्तूपा विजिट करते हैं प्रेयर के लिए, चैंटिंग के लिए. तो कह रहे हैं ये जो आइडिया है स्तूपा का, वो कहाँ से आया. तो वो कह रहे हैं कि वो डायलॉग से आया, वो कन्वर्सेशन से आया, कि ब्राह्मण्स ने आपस में बातचीत की होगी, जैनाज ने बात की होगी. जैनाज की जैसे मोनास्ट्रीज होती हैं, तो वो लोग मोनास्ट्रीज में जाकर अपना पूजा पाठ करते हैं. तो सिमिलर मैनर में बुद्धिज्म के अंदर सीक्रेट प्लेस जो आई, वो आपका स्तूपा हो गया. इतनी बात क्लियर हो गई. हाँ जी, चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ. From earliest times, people tended to regard certain places as sacred. These included sites with special trees or unique rocks, or sites of springing natural beauty. These sites, with small shrines attached to them, were sometimes described as chaityas. हाँ जी, क्या समझ में आया? कि पहले टाइम में जो लोग थे वो कुछ कुछ जगहों को कुछ सर्टेन प्लेसेस को एक होली प्लेस मानते थे. जैसे कहीं पे कोई स्पेशल ट्री है या कहीं पे कोई स्पेशल रॉक है, और जिनके साइड में वो छोटी छोटी श्राइन्स बना देते थे, और जहाँ पे बहुत सारी नेचुरल ब्यूटी होती थी, उन्हें वो होली प्लेस मान लेते थे. और जिनके साथ में श्राइन्स अटैच्ड होती थी, जिसे चैत्यास बोला जाता. हाँ जी, यहाँ पर बेटा एक पिंक कलर का बॉक्स भी है साथ में, इसको रीड करो. Chaityas may have also been derived from the word chitta, meaning a funeral pyre, and by extension of a funerary mound. हाँ, फ्यूनरल पायर, पायर प्रोनाउंस करते हैं. बेसिकली जहाँ पर आपकी डेड बॉडी को जलाया जाता है, उसका क्रिमेशन होता है, तो उसी वर्ड से निकलकर चिता से चितिया बना. ठीक है, चेत्या. ठीक है, अब इसके अंदर क्या बताया कि लोग क्या करते थे, कुछ जगहों को ऑब्वियसली वी कंसिडर सम प्लेसेस एज सेक्रेड, एज होली, एज प्योर, है ना. हम कुछ जगहों को सीक्रेट मानते हैं, पवित्र मानते हैं. सो दीज इंक्लूडेड साइट्स विद स्पेशल ट्रीज. जैसे कि गौतम बुद्धा ने जिस पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या की थी, जब उन्हें एनलाइटनमेंट हुआ था, तो उस पेड़ का नाम पड़ गया बोधि वृक्ष. बोधि ट्री हम उसे बोलते हैं. तो क्योंकि बुद्धा वहां पर बैठे थे, तो इसी तरीके से कह रहे हैं कि कुछ प्लेसेस क्या होती हैं, सीक्रेट होती हैं. These sites with small shrines. अब जो सीक्रेट प्लेसेस होती हैं, वहां पर छोटी छोटी ना मूर्तियां रख देते हैं, so that कि to them were sometimes described as चैत्यास. तो वो फ्यूनरल पायर की जगह भी बन जाती है. आगे चलते हैं, इसको और आसानी से आपको समझ में आएगा. आगे पढ़िए. Buddhist literature mentions several chaityas. It also describes places associated with the Buddha's life, where he was born, Lumbini, where he attained enlightenment, Bodh Gaya,
where he gave his first sermon, Sarnath, and where he attained Nibbana, Kushinagra. Gradually, each of these places came to be regarded as sacred. They're known as about 200 years after the time of Buddha. Ashoka recreated बेटा a इसको ना palace. थोड़ा सा और आप जूम कर दीजिए ताकि स्क्रीन पे सबको थोड़ा और जूम कर दो इसको. Ashoka reflected a pillar at Lumbini to mark the fact that he had visited the. हाँ बेटा, मार्क दिस पैराग्राफ एज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो उसमें भी इंपॉर्टेंट मार्क कर दीजिए. इसके अंदर सबसे पहले तो हमें ये पता चला कि कोई भी सेक्रेट जगह है उसके पास में मूर्तियां रखी जाती हैं. सो बुद्धा की लाइफ लेते हैं. बुद्धा कहाँ पर बॉर्न हुए थे? वेयर ही वाज बॉर्न? लुम्बिनी. लुम्बिनी एक जगह है, वहां पर बुद्धा का बर्थ हुआ था. ठीक है, ये पहला 1 मार्कर आएगा. 1 मार्कर में बेटा यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा ही आएगा. सो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, नेम द प्लेस वेयर बुद्धा वाज बॉर्न, देन यू विल मेंशन दैट दिस प्लेस वाज नोन एज लुम्बिनी. नेम द प्लेस वेयर बुद्धा अटेन्ड एनलाइटनमेंट. उनको एनलाइटनमेंट कहाँ पर हुआ था? तो बोध गया में हुआ था. और बोध गया में क्या से हुआ था? वो बोधि वृक्ष के नीचे बैठे थे. मतलब पहले उस वृक्ष का नाम बोधि वृक्ष नहीं था. बुद्धा वहां पर बैठे, बुद्धा ने वहां पर मेडिटेशन करी, तो इसके बुद्धा के नाम से वो बोधि वृक्ष बना. ठीक है, बोधि ट्री बोलते हैं. तो एनलाइटनमेंट मतलब जब आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन हुआ, दैट इज नोन एज एनलाइटनमेंट. तो वो एनलाइटनमेंट कब हुआ? बोध गया में हुआ. ये आपका सेकेंड क्वेश्चन आएगा एमसीक्यू में. ठीक है, नाउ द थर्ड क्वेश्चन, where he gave his first sermon, that is सारनाथ. बेटा सारनाथ को अंडरलाइन कर दीजिए. पहला सरमन उन्होंने कहा दिया. सरमन का मतलब होता है प्रवचन. सरमन का मतलब क्या होता है? लेक्चर, प्रवचन. जो उन्होंने अपना पहला लेक्चर दिया, ज्ञान के बारे में बताया कि स्पिरिचुअलिटी क्या होती है, कैसे हम साइकिल ऑफ रीबर्थ, बर्थ, रीबर्थ, इन सबको छोड़ सकते हैं. तो पहला सरमन कहाँ पर दिया? सारनाथ में. एनलाइटनमेंट कहाँ पर होगा? बोधि वृक्ष के नीचे हुआ था, लेकिन जगह क्या है? बोध गया. ठीक है, बॉर्न कहाँ पर हुए थे? लुम्बिनी में हुए थे. पहला फर्स्ट सरमन कहाँ से आया? सारनाथ से. सारनाथ में उन्होंने अपना पहला सरमन दिया था, अपना पहला प्रवचन दिया था. एंड वेयर ही अटेन्ड निबाना. उन्होंने निबाना कहाँ पर अटेन किया? दैट इज कुशीनगरा. निबाना का मतलब क्या होता है बेटा जी? बताइए, याद है आपको? निबाना का मतलब होता है उनको मोक्ष की प्राप्ति कहाँ हुई, यानी कि वो जगह जहां पर वो मरे, मरने के बाद ऑब्वियसली उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई है. तो उनको निबाना कहाँ मिला? निबाना मीन्स रेनाउंसिएशन. जब वो अपनी वर्ल्डली लाइफ को छोड़कर ऊपर गए परमात्मा के पास में, यानी कि उनकी डेथ कहाँ पर हुई और वहीं पर उन्हें मोक्ष मिला है. तो वो जगह क्या है? कुशीनगरा. ठीक है, ये जगह याद रहेंगी. बॉर्न लुम्बिनी में हुए, एनलाइटनमेंट बोध गया में हुआ, फर्स्ट सरमन सारनाथ में हुआ, और निबाना उन्हें कहाँ हुआ? कुशीनगरा में. ये 4 क्वेश्चंस बन गए 1-1 मार्कर के. ये आएगा, इसमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपके पेपर में देखना कल जरूर आएगा. मतलब अभी भी बोर्ड एग्जाम्स में भी, ये तो खैर स्कूल का है छोटा सा पेपर. सो आगे लिखा है, gradually each of these places came to be regarded as sacred. धीरे धीरे समय के साथ साथ ये places क्या होने लग गई? Sacred होने लग गई. We know that about 200 years after the time of the Buddha, Ashoka erected a pillar at Lumbini to mark the fact that he had visited the place. थोड़ा आज फिर गला खराब लग रहा है तो आप आवाज टॉलरेट कर लेना. तो कह रहे हैं कि करीबन 200 साल के बाद में जो आपके अशोका रहे हैं, अशोका ने वहां पर एक पिलर बनाया लुम्बिनी में. लुम्बिनी वो जगह है जहां पर गौतम बुद्ध पैदा हुए. तो उस जगह पर उन्होंने एक पिलर बनाया, ये दिखाने के लिए कि वो उन्होंने उस जगह को विजिट किया. ठीक है, समझ में आ गया इतना? चलिए बेटा थोड़ा सा ना जूम कर दीजिए. Why were stupas built?
क्योंकि हम तो जूम कर पा रहे हैं, मे बी जो यूट्यूब वीडियो होगा उसमें बच्चे नहीं कर पाएंगे। हाँ जी, चलिए। Why were stupas built? पढ़ो। Why were stupas built? There were other places too that were regarded as sacred. This was because relics of Buddha, such as his bodily remains or objects used by him, were buried there. These were mounds known as stupas. The tradition हम्म of erecting stupas may have been pre-Buddhist, but they came to be associated with Buddhism since they contained relics regarded as sacred. The entire stupa came to be venerated as an emblem of both the Buddha and the Buddhism. According to the Buddhist text known as the Ashoka Ananda, Ashoka distributed portions of the Buddha's relics to every important town in order to the construction of stupas over them. By the 2nd century BCE, a number of stupas, including those at the Baharut, Sanchi, and Sarnath, map 1 had been built. हम्म ऊपर कर दीजिए थोड़ा सा। हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। So now the question arises कि why were stupas built? कि स्तूपा को हमने क्यों बनाया, क्या रीजन रहा होगा? चलिए पहले आप एक्सप्लेन कर दीजिए, फिर मैं कर दूंगी क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। और इसमें हमें बताया कि स्तूपास इसलिए बनाए गए थे जहाँ पे हमारे जो बुद्धा हैं उनके बॉडीली रिमेन्स और ऑब्जेक्ट्स जो उन्होंने यूज किए थे मतलब और वहाँ पे बरी किए गए थे। और जो ये माउंट्स हैं इन्हें स्तूपास बोला जाता था। जो स्तूपा का कॉन्सेप्ट आया ये बुद्धा से पहले भी आ चुका था और प्री बुद्धिस्ट से पहले आ चुका था और इसको बुद्धिज्म से भी एसोसिएट किया गया जिसमें जिसमें बुद्धा के रेलिक्स रखे गए थे और इन जगहों को सेक्रेड प्लेस माना गया था। और और ये एक एम्बलम था बोथ बुद्धा और बुद्धिज्म के उसके लिए। और जो हमारा जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है अशोक आनंदा जिसमें हमें बताया गया जो अशोका हमारे रूलर थे उन्होंने जो भी बुद्धा के रेलिक्स थे उन्हें इम्पोर्टेंट टाउन्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जहाँ पे वो स्तूपास बना सके और ऑर्डर किया गया उनके द्वारा ऑर्डर किया गया कि इन जगहों पे आप स्तूपास बनाओ। उन्होंने बताया फिर कि जो 2nd सेंचुरी BC में बहुत सारे स्तूपास बिल्ड हो गए थे इंक्लूडिंग भारत में सांची और सारनाथ। हम्म एक बार थोड़ा सा ऊपर। हाँ जी, तो बोल रहे हैं कि जो प्लेसेस है, बहुत सारी प्लेसेस को हम सेक्रेड मानते हैं कि भाई लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का बर्थ हुआ तो वो प्लेस सेक्रेड हो गई। बोध गया में उनको एनलाइटनमेंट हुआ तो वो प्लेस सेक्रेड हो गई। फिर हम बोल रहे हैं कि सारनाथ में उनका फर्स्ट सरमन हुआ, वो प्लेस सेक्रेड हो गई। लेकिन स्तूपास भी बनाए। स्तूपास कब बनाए? स्तूपास मतलब क्यों बनाए? वो इसलिए बनाए गए क्योंकि जब गौतम बुद्धा की डेथ हुई तो उनके बाद में जो उनके डेड रिमेन्स थे, यानी कि जब बॉडी को क्रिमेट किया होगा, आफ्टर क्रिमेशन जो ऐश बची होगी, जो राख होगी, वो रखी गई। अगर उनके बाल का कोई एक टुकड़ा, हेयर का स्ट्रैंड अगर बचा होगा तो वो बाल का टुकड़ा रखा गया होगा। जो वो कोम यूज करते थे वो कंघी, जो वो रोप पहनते थे यानी कि जो वो व्हाइट कलर का जो चोला पहनते थे, धारण करते थे, सैफरन कलर का भी होता है, तो वो जो वो चोला पहनते थे वो चोला वहां पर रखा गया। और उनकी जो पादुकाएं होती हैं यानी कि जो वो स्लीपर्स जो वो पहनते हैं, वो जो चप्पल पहनते हैं, वो चप्पल वहां पर रखी गई। तो ये बता रहे हैं कि स्तूपास इसलिए बनाए गए, माउंट लाइक स्ट्रक्चर्स क्यों बनाया गया? ताकि बुद्धा के क्या रख सके? रेलिक्स रख सके। समझ में आ गया इतना? अब आगे बोल रहे हैं कि जो स्तूपास को बनाने का जो ट्रेडिशन है ये प्री बुद्धिस्ट है। ऐसा नहीं है कि जब बुद्धिज्म आया तभी सिर्फ स्तूपा बनाया गया। प्री बुद्धिस्ट है ये, कि बुद्धिज्म से पहले भी स्तूपास बनाए जाते थे। सो सो इसमें एक बेसिकली आपका एक टेक्स्ट है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट, जिसका नाम है अशोका वंदना। यानी कि आपको ये पता है कि आफ्टर कलिंगा वॉर अशोका कंप्लीटली बुद्धिज्म में आ गए थे। वो बुद्धिज्म को ही स्टडी करते थे। तो बुद्धिज्म को अशोका ने बहुत माना है।
तो अशोका ने क्या किया कि बुद्धा के जो रेलिक्स थे, बोला कि इसको जगह जगह पर डिस्ट्रीब्यूट कर दो, कि कहीं पर बुद्धा के यूज किया हुआ कोम्ब होगा, कहीं पर बुद्धा के यूज की भी स्लिपर्स होंगी, कहीं पर बुद्धा का यूज किया हुआ मे बी पानी का ग्लास होगा। तो ये सब क्या है, बुद्धा की चीजें हैं। और बुद्धा के जो बॉडीली रिमेन्स बचे होंगे, वो जैसे ऐश मैंने आपको बताया, तो वो सारी चीजें अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट स्तूपास में बोला गया रखने के लिए, और रखा, और उनके ऊपर स्तूपास बनाए गए, क्योंकि बुद्धा की यूज की भी सारी चीजें क्या है, बहुत ज्यादा होली है, पवित्र है। तो इसी आइडियोलॉजी के साथ में उन्होंने स्तूपा की कंस्ट्रक्शन करी। थोड़ा नीचे कर दीजिए, मतलब ऊपर वाला हो गया, अब नीचे करो। हाँ जी, हाँ। और by the second century BCE, a number of stupas, including those at Bharat, Sanchi and Sarnath had been built. देखिए समय के साथ साथ बनाते जा रहे हैं। अभी जो इंद्रप्रस्था में बना है वो तो बहुत न्यू बना है, अभी तो कुछ साल ही हुए हैं, 10 साल भी नहीं हुए होंगे, क्योंकि वो पार्क बना है तो उन्होंने वहां पर बना दिया। तो लेकिन भारत में, सांची में, सारनाथ में ये सब काफी पुराने बने हुए, बहुत पहले के टाइम के हैं ये। चलिए, पहले समझ में आ गया कि हमने बनाया क्यों स्तूपा। ठीक है, क्योंकि बुद्धा के रेलिक्स रखने थे इसलिए हमने स्तूपा बनाया। नाउ 7.2 वी आर टॉकिंग अबाउट हाउ वर स्तूपास बिल्ट, कि किस तरीके से स्तूपास बनाए गए। अब स्तूपा बनाना है क्योंकि बुद्धा के रेलिक्स रखने हैं, अब वो किस तरीके से बनाना है, चलिए पढ़िए। How stupas were built. Inscription found on the railings and pillars of stupas record donations made for building and decorating them. Some donations were made by kings, such as the Satvanas. Others were made by guilds, such as that of the ivory workers who financed part of one of the gateways at Sanchi. Hundreds of donations were made by women and men who mentioned their names, sometimes adding the name of the place from where they came, as well as their occupation and names of their relatives. Bhikkhus and bhikkhunis also contributed towards the building of these monuments. क्या समझ में आया? इसमें समझ आया कि जितनी भी इंस्क्रिप्शंस हमने स्तूपास पे देखी है उससे हमें ये पता चला है कि जितनी भी जो भी स्तूपास को बनाने के लिए डोनेशंस बहुत सारी आती थी, और डेकोरेशन के लिए आती थी, जिसमें से सतवानास जो किंग्स थे उनसे भी आती थी, और जो आइवरी वर्कर्स थे, गिल्ड्स थे, उनसे भी आती थी। और उन्होंने बहुत सारा फाइनेंस किया उनकी गेटवेज बनाने के लिए एट सांची। उन्होंने बोला हंड्रेड्स ऑफ डोनेशंस आती थी वुमेन से और मेन से, जो कि कभी कभी अपना नेम भी मेंशन किया गया है उनका स्टूपर्स में। और उन्होंने बोला कि कभी कभी वो अपने नेम के साथ साथ अपनी ऑक्यूपेशन भी डाल देते थे और अपने रिलेटिव्स के नाम भी डाल देते थे। उन्होंने फिर बताया कि भिकुनीज और भिकुस जो थे उन्होंने भी काफी कंट्रीब्यूट किया इन मॉन्यूमेंट्स को बनाने। हाँ जी, सो बोल रहे कि जो इंस्क्रिप्शंस है, इंस्क्रिप्शंस का मतलब क्या होता है? इंस्क्रिप्शंस का मतलब क्या होता है, वो जो पत्थर के ऊपर एनग्रेविंग्स की होती है, जो खोद कर जो लिखा होता है। सो इंस्क्रिप्शंस फाउंड ऑन द रेलिंग एंड पिलर्स ऑफ द स्तूपास, यानी कि जो स्तूपा की जो रेलिंग है, यानी कि आसपास में जो वो एक स्ट्रक्चर की अभी बात करेंगे, आगे बताऊंगी। तो रेलिंग जो है स्तूपा की, उसके अंदर वो लिखा होता है कि ये किसने बनवाई। या आज की डेट में भी आप देखते होगे गुरुद्वारे में, या आप मंदिर जाओ तो वहां पर देखते होगे, अगर किसी ने एक फैन भी डोनेट किया होता है ना, तो वो लिख देते हैं डोनेटेड बाय सो एंड सो पर्सन। ठीक है, वो अपना नाम, अपना फोन नंबर तक होता है कई बार लोगों का। मैंने ये बहुत बार मंदिर गुरुद्वारे में देखा है ऐसी चीजें। ऑल्दो ये कोई अच्छी बात नहीं है मेरे हिसाब से। व्हेन यू आर गिविंग अ डोनेशन, वो आपको इतना दिखाने की मतलब क्या जरूरत है। बट बड़े बड़े मिनिस्टर्स आज की डेट में ऐसा करते हैं क्योंकि उनको दिखाना होता है ना, इन ऑर्डर टू गेन पॉलिटिकल सपोर्ट, इन ऑर्डर टू गेन पॉपुलैरिटी। तो ये सारी चीजें होती हैं। मॉरियंस में भी मैंने आपको बताया था कि अगर राजा कोई डोनेशन कर रहा है तो ऊपर में वो अपना नाम भी लिख देते थे, इन ऑर्डर टू शो कि द किंग इज सुप्रीम एंड द किंग इज डूइंग सम डोनेशंस। सो यहाँ पर बता रहे हैं कि सम डोनेशंस वर मेड बाय किंग्स सच एज सतवाहनास। स्तूपास को बनाने के लिए किसने डोनेशन करी?
सतवाहनाज ने करी, आइवरी वर्कर्स ने करी, ठीक है, गिल्ड्स ने करी, और उन्होंने आइवरी वर्कर्स ने जो गेटवेज है सांची के उनको भी फाइनेंस किया, और hundreds of donations were made by women and men who mentioned their name, sometimes adding the name from a place where they came, ठीक है। सो आदमी और औरतों ने भी मिलकर बहुत ज्यादा डोनेशंस की, और कभी कभी वो अपना नाम भी बताते थे कि हाँ जी मैं इस जगह से आई हूँ या मैं इस जगह से आया हूँ और ये मेरी ऑक्यूपेशन है और मैं बुद्धा के लिए ये डोनेट करना चाहता हूँ या करनी चाहती हूँ, जो भी है। तो भिक्खुज और भिक्खुनीस यानी कि जो वो मॉन्क्स और नन्स वाला जो सिस्टम है, भिक्खुज भी डोनेशन करते थे और भिक्खुनीस भी डोनेशन करती थी टुवर्ड्स बिल्डिंग दीज मॉन्यूमेंट्स, इन मॉन्यूमेंट्स को बनाने में। आगे चलिए 7.3 द स्ट्रक्चर ऑफ द स्तूपा। अच्छा इसमें हाँ जी हाँ, Structure सो of the stupa. हियर हाँ जी पढ़िए पढ़िए। The stupa, a Sanskrit word meaning a heap, originated as a simple semicircular mound of earth, later called Anda. Gradually, it evolved into a more complex structure, balancing round and square shapes. Above the Anda was the Hamrika, a balcony-like structure that represented the adobe of God. हाँ नेक्स्ट पेज पे भी आ जाओ बेटा, उसको भी रीड कर दो। Arising from the Hermika was the mast called the Yashti, often surmounted by a chhatri or umbrella. Around the mount was a railing separating the sacred place from the secular world. हाँ रुक जाइए, अब पीछे चले जाओ, पीछे वाली पेज पे। So we are talking about the structure of स्तूपा। अगर आपके पास बुक है हार्ड कॉपी में तो बुक में मार्क कर लीजिए this as very 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 important, ठीक है। अब यहाँ से भी आपके 1 मार्कर्स आ सकते हैं। एक तो वहां से आएंगे, ये सारनाथ है, ये लुम्बिनी है और ये वहां पर निबाना मिला, तो वहां से क्वेश्चंस आएंगे। एक आपका जो स्ट्रक्चर्स ऑफ दी स्तूपा है वहां से भी क्वेश्चन आएगा। अब लिखा है द स्तूपा, अ संस्कृत वर्ड मीनिंग अ हीप। स्तूपा का संस्कृत में मतलब होता है हीप। हीप का मतलब क्या, ढेर लगा हुआ है। originated as a simple semi circular mound of earth, कि ऐसा जो सेमी सर्कल सा ऐसा माउंड बना हुआ है, कि ऐसा सेमी सर्कल सा माउंड बना हुआ है, ढेर लगा हुआ है। लेटर कॉल्ड आंदा, ठीक है, लेटर हम इसका नाम बोलते हैं आंदा। तो पहला आपका बेटा इसकी लेबलिंग के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, बिकॉज यू नेवर नो कि इस बार बोर्ड एग्जाम में वो किस तरीके से पेपर डिजाइन करेंगे, बिकॉज हो सकता है कि वो स्तूपा का स्ट्रक्चर बना दे और स्तूपा का स्ट्रक्चर बनाने के बाद में आगे ऐसे लेबलिंग कर दे, ऑप्शन ए दिस, ऑप्शन बी दिस। तो ऐसा जो सेमी सर्कुलर माउंड है उसको बोलेंगे आंदा। तो आंदा इज द माउंड ऑफ अर्थ, ठीक है। यहाँ से आपका पहला 1 मार्कर बन रहा है, ठीक है। उसके बाद लिखा है ग्रेजुअली इट इन्वॉल्व इनटू अ मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बैलेंसिंग राउंड and the square shapes. Above the anda was a hermika. आंदा के ऊपर एक क्या है, बालकनी लाइक स्ट्रक्चर है। अभी आप कभी स्तूपा को देखना तो स्तूपा में ऐसे दिखता है, एक तो ऐसा सर्कुलर सेमी सर्कुलर जो माउंड है और उसके वहां पे चारों तरफ क्या है, बालकनी लाइक स्ट्रक्चर होता है। जैसे हमारी घर के बाहर बालकनी होती है ना, बट जो स्तूपा के चारों तरफ जो बालकनी होती है ना वो राउंड होती है, ऐसे यू राउंड होती है। like structure that represent the abode of gods. abode of gods मतलब वहां पर स्तूपा के अंदर वो बुद्धा की जो श्राइन है वो मंदिर की तरह, जैसे अगर आप इंद्रप्रस्थ में देखोगे तो हम दिल्ली में रहते हैं तो हम वहीं पर देख सकते हैं, नियर बाय है। तो वो उसमें दिखा रखा है कि गौतम बुद्धा की मूर्ति को भी उन्होंने बीच में प्लेस किया गया है। कहीं कहीं पर नहीं भी है, मूर्ति नहीं है कहीं कहीं पर, बट वहां पर इंद्रप्रस्थ में है।
चलिए आगे दिखाइए। सो बोल रहे हैं कि अराइजिंग फ्रॉम द हर्मिका was a mast called Yashiti, often surmounted by a छतरी और umbrella। जो हर्मिका के बाद यानी कि वो जो बालकनी लाइक स्ट्रक्चर है, उसके बाद में यहाँ पर वो एक मास्ट है कॉल्ड यशती। इसके बाद में एक वो बना हुआ भी हम दिखा देंगे स्तूपा, और उसके अंदर मैं लेबलिंग करना भी आपको बता दूंगी कि किस तरीके से आएगा। वैसे हो सकता है लेबलिंग के लिए ना आए, क्योंकि एमसीक्यू है तो 4 ऑप्शन दे देंगे कि हर्मिका को क्या बोलते हैं। एक बार पीछे वाला करना, पीछे वाला पेज लेकर आना। चलिए कोई बात नहीं, नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं। अराउंड द माउंट वॉज अ रेलिंग सेपरेटिंग फ्रॉम द सेक्रेड स्पेस फ्रॉम द सेक्युलर वर्ल्ड। तो माउंट के पास में एक रेलिंग है जो कि सेपरेट कर रही है सेक्रेड स्पेस को फ्रॉम द सेक्युलर वर्ल्ड। जो हमारा सेक्युलर वर्ल्ड है कि यहाँ पर सभी धर्म के लोग आ जा सकते हैं, तो इसके ऊपर। चलिए आगे पढ़िए। कृष्णा जी क्या हुआ, कहाँ पर हो? The early stupas at Sanchi and Burhat were plain except from the stone railings, which resembled bamboo or a wooden fence, and the gateways, which were richly carved and installed at the four cardinal points. Worshippers entered through the eastern gateway and walked around the mount in a clockwise direction, keeping the mount on the right, imitating the sun's course through the sky. Later, Later, the mound of the stupa came to be elaborately carved with the nicks and sculptures at the Amravati and Shah Ji ki Deri in Peshawar, शाहजी की ढेरी in इन Peshawar. पेशावर। हाँ, पेशावर पाकिस्तान। ठीक है। तो बोल रहे हैं कि दी अर्ली स्तूपा एट सांची एंड बहारुत वर प्लेन, मतलब सिंपल थे स्तूपास जो थे ना, पहले जो इनिशियली बनाए गए, सांची स्तूप हो गया या बहारुत में हो गया, तो ये वाले जो स्तूपास क्या थे, सिंपल थे, प्लेन थे। एक्सेप्ट फॉर दी स्टोन रेलिंग, जो चारों तरफ एक रेलिंग बनाई जाती थी, स्टोन रेलिंग जो बनाई जाती थी, उसी में थोड़ा बहुत डिजाइन होता था, और बाकी स्तूपा क्या था, प्लेन था आपका। देखिए मेरा गला इतना खराब हो रहा है कि आवाज भी ऐसे फट के आ रही है, सो थोड़ा सा टॉलरेट कर लो, और पता नहीं गला तो कभी ठीक होगा, काफी दिनों से खराब चल रहा है। चलिए आगे देखिए। विच रिजेंबल्ड अ बैम्बू और वुडन फेंस। तो इनिशियली क्या होता था, बैम्बू और वुडन फेंस होती थी, एंड द गेटवेज विच वर richly carved and installed at 4 cardinal points। तो चारों जगहों पर 4 कार्डिनल पॉइंट्स पे इस तरीके से गेटवे बनाते थे। मतलब एक ईस्ट गेटवे हो गया, एक नॉर्थ हो गया, एक साउथ हो गया, एक वेस्ट हो गया, इस तरीके से। वर्शिपर्स एंटर्ड थ्रू द ईस्टर्न गेटवे। ईस्टर्न गेटवे से, ईस्ट से आपका सूरज उगता है ना, ध्यान रखा गया बनाते टाइम। तो आप देख रहे हो कि वास्तु भी उस समय पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। जो वास्तु की स्टडी होती है वो डायरेक्शंस के ऊपर होती है ना। सो द वर्शिपर्स एंटर्ड थ्रू द ईस्टर्न गेटवे एंड वॉक्ड अराउंड द माउंट इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे मूव कर रहे थे, कीपिंग द माउंट ऑन द राइट, imitating the sun's course through the sky. Later, the mound of stupas came to be elaborately carved with niches and sculptures at Amravati and Shahaji ki Dheri in Peshawar। तो बता रहे हैं कि पहले जो सांची स्तूप है या जो भारत के अंदर जो स्तूपा है वो काफी सिंपल रहा है, लेकिन बाद में अमरावती स्तूप हो गया या शाहजी की ढेरी हो गई पेशावर में। सो दीज वर वेरी ब्यूटिफुली डिजाइंड। ठीक है, आगे चले। हाँ, इसको बेटा थोड़ा इधर शिफ्ट करिए। हाँ, थोड़ा ऊपर, हल्का सा ऊपर कर दो। हाँ जी, अब पढ़िए।
Discovering stupas, the fate of the Amravati and Sanchi. Each stupa has a history of its own, as we have just seen. Some of these are histories of how they were built, but there are histories of discoveries as well. And let us now turn to some of these. In 1796, the local Raja who wanted to build a temple stumbled upon the ruins of the stupa at Amravati. He decided to use the stone and thought there might be some treasure buried in what seemed to be a hill. Some years later, the British official named Colonel Mackenzie, also see Chapter 7, visited the site, although he found several pieces of sculptures and made detailed drawings of them. These reports were never published. हाँ जी, तो ये पहला पैराग्राफ में बता रहे हैं कि देखिए दो स्तूपा जो है ये आपकी बहुत ज्यादा फेमस है, एक सांची स्तूप और एक अमरावती का जो स्तूप है। तो बोल रहे हैं कि हर एक स्तूपा की अपनी अपनी हिस्ट्री होती है, ईच स्तूपा हैज अ हिस्ट्री ऑफ इट्स ओन। सो बता रहे हैं एक स्टोरी है कि 1796 में एक लोकल राजा थे and who wanted to build a temple stumbled upon the ruins of the stupa at Amravati। यानी कि जो अमरावती स्तूप है, अमरावती स्तूप के जो ruins थे उसी के ऊपर वो एक मंदिर टाइप सा बनाना चाहते थे। अब ये नहीं लिखा कि उन्होंने बनाया कि नहीं बनाया, बट ये लिखा कि वो बनाना चाहते थे। So he decided to use these stones and thought there might be some treasure buried in what seemed to be a hill। तो उनको जो माउंट लाइक स्ट्रक्चर था उनको एक पहाड़ जैसा स्ट्रक्चर लग रहा था। तो वो सोच रहे थे कि इसके अंदर ना जरूर कोई खजाना होगा। कि लोगों के मन में विचार आए ना, ये तो बाद में पता चला कि रेलिक्स है उसके अंदर बुद्धा के। तो वो सोचते थे ये पहाड़ जैसा जो स्ट्रक्चर है ना, इसके अंदर खजाना होगा और वो खजाना लेकर हम यहाँ पर आसपास में एक मंदिर बनवाएंगे। तो वहां के लोकल राजा ऐसा सोचते थे। फिर सम इयर्स लेटर, कुछ सालों के बाद, जो ब्रिटिश ऑफिशियल आपके रहे हैं जिनका नाम है कॉलिन मैकेंजी, उन्होंने साइट को विजिट किया और स्कल्पचर को देखा, सारी चीजें देखी। तो उन्होंने उसकी ड्राइंग बनाई, देखते थे ऐसे ड्राइंग बनाई और उसकी रिपोर्ट्स लिखी कि अच्छा ये ऐसा दिख रहा है, एक रेलिंग है, एक बालकनी लाइक स्ट्रक्चर है और इस तरीके से। बट उन्होंने उन रिपोर्ट्स को कभी भी पब्लिश नहीं किया। इतना समझ में आ गया? ऑलराइट, इसको रीड करो। In 1854, Walter Elliot, the commissioner of Guntur, Andhra Pradesh, visited Amravati and collected several बेटा sculptures. गुंटूर, Guntur, प्रोनाउंसिएशन इज गुंटूर। Guntur, Andhra Pradesh, visited Amravati and collected several sculptures stand and took them away to Madras. These came to be called as the Elliot marbles after him. He also discovered the remains of the western gateway and came to the conclusion that the structure of at Amravati was one of the largest and the most magnificent Buddhist stupas ever built. By the 1850s, some of the stable slabs of Amravati had begun to be taken to different places, to the Asiatic Society of Bengal at Calcutta, to the India office in Madras, and some even to London. It was not unusual to find these sculptures adorning the gardens of British administrators. In fact, any new official in the area continued to remove sculptures from the site on the grounds that early officials had done the same. आगे। अच्छा ठीक है, पहले इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। चलिए करिए आप, फिर मैं करती हूँ। ये वाला था नहीं आया। नहीं आया? चलिए मैं बता देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आया तो। हाँ बेटा ऊपर कर दो, गुंटूर वाले से। लिखा है कि in 1854 Walter Elliot, the commissioner of Guntur, Andhra Pradesh, visited the Amravati। तो जो कमिश्नर थे आपके गुंटूर के, आंध्र प्रदेश के, उन्होंने एक बार अमरावती स्तूप को विजिट किया एंड कलेक्टेड सेवरल स्कल्पचर्स। उन्होंने बहुत सारे स्कल्पचर्स को कलेक्ट किया, स्कल्पचर पैनल्स, एंड टुक देम
away to Madras. वो उन सारी चीजों को उठा कर कहाँ ले गए? मद्रास ले गए। कोई स्कल्पचर था, यानी कि कोई मूर्ति टाइप सी बनी हुई होगी स्तूपा के आसपास, तो वो उन स्कल्पचर्स को उठा के मद्रास ले गए। These came to be called the Eliot marbles after him. इसे वॉल्टर इलियट ले गए थे आपके, तो इनको हम वो बोलते हैं इलियट मार्बल्स। फिर आगे बोल रहे हैं, he also discovered the remains of the western gateway and came to the conclusion that the structure at Amravati was one of the largest and the most magnificent. ठीक है, तो इनको पता चला कि जो अमरावती का स्ट्रक्चर है वो बहुत ही लार्ज है और बहुत ही ज्यादा मैग्निफिसेंट है। बुद्धिस्ट Buddhist stupas were Buddhist stupas ever built. By 1850s, some of the slabs from Amravati had begun to be taken to different places. तो अमरावती की जो चीजें थी वो अलग अलग जगहों पर लेकर जाने लगे। To the Asiatic Society of Bengal, to Calcutta, um, to the Indian office in Madras, and some even to the London. It was not unusual. ठीक है, तो स्तूपा, अमरावती के स्तूप की जो अच्छी अच्छी चीजें थी ना, वो उठा कर ले जाते थे। मैं आपको बता रही हूँ, ब्रिटिशर्स तो इतने बुरे थे, हमारे रेड फोर्ट के ऊपर डायमंड्स लगे हुए थे। पहले का जो रेड फोर्ट है उसके अंदर डायमंड्स थे। इनफैक्ट इवन एट इंडिया गेट पर भी बहुत सारे ऐसा डायमंड वगैरह था, तो वो उठा के स्नैच करके लेके गए हैं यहाँ से, क्योंकि इंडिया को सोने की चिड़िया कहते थे, तो हर जगह गोल्ड डायमंड सिल्वर इतना ज्यादा होता था, तो ये लोग क्या करते थे, दे यूज्ड टू स्नैच इट अवे। तो इसी तरीके से बता रहे कि स्तूपा इतना हमारा ब्यूटीफुल था, उसको अमरावती स्तूप को कुछ तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में उसके कुछ हिस्से ले गए, कुछ आपके मद्रास में ले गए, कुछ कैलकाटा में ले गए, कुछ लंदन ले गए ब्रिटिशर्स आपके। It was not unusual to find these sculptures adorning the gardens of British. So आप ये देखोगे कि ब्रिटिशर्स के जो गार्डन्स हैं वो हमारे ही यहाँ की चीजों से अडॉर्न हो रहे हैं, वो इतने सुंदर लग रहे हैं स्कल्पचर्स वगैरह। तो ये लोग क्या करते हैं कि इनको जो चीज अच्छी लगती थी ना, वहां का आर्किटेक्चर प्रिजर्व नहीं किया, वहां के आर्किटेक्चर से चीजें उठा के अपनी कंट्री ले जाते थे। ठीक है। In fact, any new official in the area continued to remove the sculptures from the sites on the grounds that earlier officials had done the same. वो अगर कोई उन्हें बोलता भी था कि आप ये क्यों लेकर जा रहे हो, इधर की ब्यूटी आप क्यों स्पॉइल कर रहे हो, वो बोलते थे कि पहले वाले ने भी तो यही किया था, यहाँ के स्कल्पचर्स ले गए थे, इतने सुंदर सुंदर जो मूर्तियां वगैरह बनी हुई थी, तो वो सारे के सारे देख रहे हो, ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री में आए तो हमें कितना डिस्ट्रॉय करके गए हैं, कितना मेजर हमारा लॉस हुआ है, हमारा आर्किटेक्चर तक जो हेरिटेज था वो भी पूरा डिस्ट्रॉय करके गए हैं। ठीक है, चलिए आगे पढ़िए। One of the few men who had different point of view was the archaeologist named H.H. Cole. He wrote, "It seems to me a societal and indefensible policy to allow a country to be looted of original works of ancient art. We believe that the museum should have plaster cast facsimiles of sculptures, whereas the original should remain." हाँ रुक जाओ, यहाँ पर बहुत अच्छा इन्होंने बात बोली है H.H. कोल ने। सो H.H. कोल जो है एक आर्कियोलॉजिस्ट है, उन्होंने बोला कि इट सीम टू मी अ सुसाइडल एंड indefensible policy to allow the country to be looted of the original works of ancient art. वो कह रहे कि मुझे ऐसा लग रहा है, H.H. कोल बोल रहे हैं ये बात, कि अगर आप किसी कंट्री की इंपॉर्टेंट स्कल्पचर्स या वहां की हेरिटेज को डिस्ट्रॉय करते हुए ले जा रहे हो, तो मुझे ये लगता है ये एक सुसाइडल और इनडिफेंसिबल पॉलिसी है। जैसे किसी की सुसाइड नहीं कर लेता कोई, तो उनको लगता था। H.H. कोल देखो कितना अच्छा इन्होंने लिखा, आर्कियोलॉजिस्ट है H.H. कोल, इन्होंने लिखा है कि इनको ऐसे लग रहा है कि वहां के जो स्कल्पचर्स लेकर ये जा रहे हैं अमरावती के लोग, तो ये उनको ऐसे लग रहा है कि कोई सुसाइड कर रहा है। वहां की सारी क्योंकि स्कल्पचर्स तो वहां की ब्यूटी को एड ऑन करते हैं, वहां की आत्मा है स्कल्पचर्स, तो बेसिकली उनको ले लेकर जा रहे हैं। एंड इन्होंने बोला कि अगर किसी को लेकर भी जाना है
तो दे शुड हैव प्लास्टर कास्ट कॉपीज, यानी कि आपको कोई स्कल्पचर अच्छा लगा, ठीक है, तो आप उस स्कल्पचर को देखते हुए अपने पास में एक उसका प्लास्टर कास्ट कॉपी बना ले, यानी कि उसको देखते हुए उसका एक प्लास्टर ऑफ पेरिस से उसकी एक मूर्ति बना ले और अपनी मूर्ति को ले जाए अपनी कंट्री में, है ना। देखिए कितना अच्छा इन्होंने सजेशन भी दिया है। चलिए आगे नेक्स्ट पेज। Whereas the original should remain where they had been found. Unfortunately, Cole did not succeed in convincing the authorities about Amravati, although his appeal for its in situ preservation was adopted in case of Sanchi. देखिए एच कोल का जो ये सजेशन रहा, ये अमरावती में नहीं चला। अमरावती के तो अच्छी अच्छी चीजें जो थे वो लोग ले गए, बट ये इन्होंने ये प्लीज डाली, इन्होंने ये प्लीज रिक्वेस्ट किया, और लेकिन ये सांची के केस में ये वाली बात अडॉप्ट हो गई थी। ठीक है, चलिए अगला पैराग्राफ। Why did Sanchi survive while Amravati did not? Perhaps Amravati was discovered before scholars understood the value of the finds and realized how critical it was to preserve things where they had been found instead of removing them from the site. When Sanchi was discovered in 1880, three of its four gateways were still standing. The fourth was lying on the spot where it had fallen and mound was in a good condition. Even so, it was suggested that the gateway be taken in either to Paris or London. Finally, a number of factors helped to keep Sanchi as it was, and so it stands whereas the Machya Chaitya at Amravati is now महाचैत्या। Mahachaitya as Amravati is now just as insignificant little mound, totally denuded at its former glory. हाँ, तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि भाई क्या कारण रहे कि आपका जो सांची स्तूप है वो तो प्रिजर्व हो गया, लेकिन आपका अमरावती का स्तूप इतना ज्यादा प्रिजर्व नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? बिकॉज अमरावती का स्तूप हमें पहले मिला था। तो जब हमें पहले अमरावती का स्तूप मिला तो हमें पता ही नहीं चला कि उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, यानी कि उस समय के लोगों को उस जगह की इम्पोर्टेंस नहीं पता थी। तो वो क्या करते थे, जो उनसी चीज अच्छी लगी चलो उठा के इसे अपने घर ले चलो। ब्रिटिशर्स अपने घर ले गए, कुछ इंडिया वाले अपने घर ले गए, कोई म्यूजियम में ले गया, कोई अपनी कंट्री में ले गया। तो इस तरीके से चीजों को लेकर गए। लेकिन जब सांची डिस्कवर हुआ 1818 में, तब उसके देखते हैं कि 4 गेटवेज हैं विच आर स्टिल स्टैंडिंग, और जो फोर्थ है वो भी अच्छा है, विच हैड वेयर इट हैड फॉलन, फोर्थ वाला थोड़ा सा गिर गया है। लेकिन जो माउंड है, जो सेमी सर्कुलर माउंड लाइक स्ट्रक्चर है स्तूपा का, वो एक अच्छी कंडीशन में है। और ये वाली सारी चीजें की वजह से, क्योंकि सांची स्तूप लेट मिला, तो लेट मिला तो हमें बाद में इम्पोर्टेंस समझ में आ गई कि हमें हेरिटेज को डिस्ट्रॉय नहीं करना है। और हाँ, तो बाद में अमरावती का स्तूप जो है वो बिल्कुल ही इनसिग्निफिकेंट हो गया था, बिकॉज मतलब इतना इनसिग्निफिकेंट तो नहीं है, खैर आज भी थोड़े उसके जो रिमेन्स हैं वो तो हम देखने जा ही सकते हैं, बट जो उसकी इम्पोर्टेंट चीजें ऑल्दो वो लोग ले गए थे, तो अब सिर्फ थोड़ा सा ही हमारे पास इनसिग्निफिकेंट स्ट्रक्चर सा बचा हुआ है अमरावती के अंदर। चलिए आगे। हाँ ये देखो, ये जो पिक्चर है ना, ये एक सेकेंड पिक्चर दिखाइए। ये नॉर्दर्न गेटवे का जो पिक्चर है ये दिखा रहे हैं, कि देखो कितना सुंदर है ना, कि वो गेटवे के ऊपर ये इतना सुंदर आर्किटेक्चर है यहाँ पर। आप देख रहे हो ये आर्किटेक्चर कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। तो ये नॉर्दर्न गेटवे का एक आर्किटेक्चर है, वहां की ब्यूटी को सिग्निफाई कर रहे हैं। 9th वाला खोलिए। ऊपर करो ना बेटा इससे। हाँ ऊपर वाला प्रीवियस पेज पे आ जाओ। हाँ यहाँ से स्कल्पचर।
अब हम स्कल्पचर की बात करेंगे। हमने स्तूपा के स्ट्रक्चर की तो बात कर ली, अब हम स्कल्पचर की बात करेंगे। यहीं से पढ़ना है कृष्णा जी, स्कल्पचर से। इसको थोड़ा सा और बड़ा कर दो, हल्का सा 1 इंच और। हाँ जी, ठीक है। तो वो स्कल्पचर की हम बात कर रहे हैं। तो स्कल्पचर की बात कर रहे हैं, तो स्कल्पचर में यानी कि जो मूर्तियां, अब गेटवेज थे तो वहां पर अच्छी अच्छी मूर्तियां भी बनी हुई थी। ऐसा नहीं था कि स्तूपा में वो सिर्फ वो डोम लाइक स्ट्रक्चर ही लोग देखने जा रहे हैं, वो गेटवेज भी बहुत फैसिनेटिंग है। उन गेटवेज को देखकर पता चलता है कितना ब्यूटीफुल है। देखिए, मेरा कभी मेरे को मौका नहीं मिला कि मैं सांची स्तूप देखने जा पाऊं, तो मैंने तो सिर्फ इंद्रप्रस्था पार्क के अंदर जो स्तूपा है, मैंने उसको देखने गई थी व्हेन आई वाज इन क्लास 12th। सो तब मैं देखने गई थी और वो काफी फैसिनेटिंग लगता है देखना। और उधर के भी आप गेटवे देखोगे ना, तो इतना ब्यूटीफुली डिजाइंड है। उसके ऊपर जो स्कल्पचर्स बने हुए हैं वो काफी अच्छे हैं। तो स्कल्पचर्स मतलब कुछ मूर्तियां टाइप बनी होती हैं। तो पढ़िए इसके बारे में। Sculpture. We have just seen how sculptures were removed from stupas and transported all the way to Europe. This happened partly because those who saw them considered them to be beautiful and valuable and wanted them to keep them for themselves. Let us look at some of these more closely. तो पहले कह रहे हैं कि जितने इंपॉर्टेंट स्कल्पचर्स थे वो लोग उठा उठा के यूरोप में ले जाते थे। ऑब्वियसली क्योंकि उस समय पर हमारे ऊपर ब्रिटिश सरकार रूल कर रही थी, तो वो उठा उठा कर चीजें ले गई हैं। और भी फ्रेंच वाले, पोर्चुगल वाले, बहुत समय समय पर अलग अलग लोग आए थे। तो मतलब कुछ हिस्सों में जब इनिशियली आए थे तो वो लोग भी कुछ ना कुछ लेकर गए होंगे। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द स्टोरीज इन स्टोन्स, कि इन पत्थरों में कहानियां क्या क्या है। चलिए, हम किसी भी चीज को देखते हैं तो ऑब्वियसली वो किसी ने सोचा होगा, तभी तो वो बना होगा, है ना। तो ऑब्वियसली वो उस समय की स्टोरी को कोरिलेट करता है। चलिए पढ़िए। Stories in stone. You may have seen wandering storytellers carrying scrolls, Chandra chitras of cloth or paper. थोड़ा सा बेटा इसको और बड़ा करो, थोड़ा सा बड़ा और करो, लिखे हुए को। Stories and stones. You may have seen wandering storytellers carrying scrolls, chana chitras of cloth or paper with pictures on them, and pointing to the pictures as they tell the story. हाँ, तो बेसिकली वॉन्डरिंग स्टोरी टेलर्स। तो हम हिस्ट्री वाले हैं तो खैर हम भी बहुत कहानियां सुनाते हैं, ठीक है, और सुनते भी हैं खैर। तो हम लोग देखते हैं ना कि कुछ लोगों को आदत होती है, वॉन्डरिंग स्टोरी टेलर्स होते हैं, जगह जगह घूम घूम के लोगों को कहानियां सुनाते हैं। म्यूजियम्स में जाते हैं तो वो गाइड होता है, या आपने कभी ताजमहल विजिट किया हो तो वहां पर भी आपको गाइड वगैरह मिलते हैं जो आपको कहानी सुनाते हैं उस जगह के बारे में, पॉइंटिंग टू द पिक्चर कि ये देखो ये ऐसा है, ये ऐसा है, इस तरीके से। चलिए आगे पढ़िए। And look at figure 4.13. At first sight, the sculpture seems to be depicted a ruler scene with the with thatched, thatched huts and trees. However, art historians who have carefully studied the sculptures at Sanchi identified it as a scene from the Vasantantra Jataka. This is a story about a generous prince who gave away everything to be a Brahmin and went to live in the forest with his wife and children. As you can see, हाँ, तो बोल रहे हैं कि जब हम स्तूपा का जो वो गेटवे के अंदर जो स्ट्रक्चर देखते हैं, उसके अंदर जब हम स्कल्पचर्स देखते हैं, तो हम देख रहे हैं कि जो स्कल्पचर्स है ना, वो बहुत ही केयरफुली डिजाइंड है, केयरफुली डिजाइंड है। तो सांची के अंदर जो वो जब उन्होंने वो स्ट्रक्चर देखा, तो कुछ लोगों ने बोला तो कि ऐसे एक हट लाइक स्ट्रक्चर है, पेड़ है, किसी ने कुछ बताया। तो लेकिन सांची के स्ट्रक्चर को, सांची स्तूप को हमें देखकर, जो वहां के स्कल्पचर्स हैं, हमें देखकर ये पता चल रहा है कि वेसेंत्रा जातका के अंदर, जातका मीन्स वो जो उस समय की स्टोरीज थी, वेसेंत्रा जातका के अंदर सेम ऐसी स्टोरी है। और स्टोरी को कोरिलेट करके ये सांची स्तूप के अंदर चीजें बनाई गई हैं कि ब्राह्मण है, एक ब्राह्मण है, वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपने फॉरेस्ट में चला गया है, ठीक है, अपनी वाइफ के साथ, बच्चों के साथ,
तो उस तरीके के, एक बार ये पिक्चर भी दिखा दो, बच्चों को क्लियर हो जाएगा। अच्छा ये इतना ही है, थोड़ा और ऊपर वाला दिखाओ। हाँ देखिए इस तरीके से स्कल्पचर का जो थोड़ा ऊपर हल्का सा, बेटा फोटो को दिखाइए। हाँ सो आप देख रहे हैं ना कि इस तरीके से स्कल्पचर्स बने हुए हैं, सुंदर सुंदर ड्राइंग्स हैं जो इसके ऊपर बनी हुई हैं। तो ये मूर्तियां काफी सुंदर ब्यूटीफुल लगती हैं, अगर आप कभी लाइव देखोगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। चलिए आगे। फिर हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि ये नॉर्दर्न गेटवे के अंदर ये कितना ब्यूटीफुल सा सीन है। चलिए। Case historians often try to understand the meaning of sculptures by comparing it with textual evidence. भाई हमें स्कल्पचर्स का मतलब तब समझ में आता है जब हम उसे टेक्स्ट के साथ कंपेयर करते हैं। मैंने कोई टेक्स्ट पढ़ा, उसमें कहानी है कि सो एंड सो राजा था और ये और वो, और फिर मैंने उसकी वो स्कल्पचर भी देख लिया, तो मुझे उस समय की चीजें समझ में आ जाएंगी। चलिए 9.2। Symbols of worship. Art historians बेटा had इसको to बड़ा करो, बड़ा करो। हाँ अब रीड करो। symbols of worship. Art historians had to acquire familiarity with the hagiography of the Buddha in order to understand Buddhist culture. According to the hagiographies, the Buddha attained enlightenment while meditating under a tree. Many early uh, sculptures did not show the Buddha in the human form. Instead, they show his presence through symbols. The empty seat, figure 4.14, was meant to indicate the meditation of Buddha, and the stupa was meant to represent the Mahaparinibbana, another, महापरिनिब्बाण। Mahaparinibbana. Another frequently used symbol was the wheel. This stood for the first sermon of Buddha, delivered at Sarnath. As is obvious, such sculptures cannot be understood literally. For instance, the tree does not stand. बेटा रुक जाओ, अभी पहले इसको समझ लें फिर नीचे आना, ऊपर कर दो। So now we are going to talk about symbols of worship, कि कौन कौन से सिंबल हैं जिनकी पूजा होती है बुद्धिज्म के अंदर। तो बता रहे हैं कि जो आर्ट हिस्टोरियंस हैं उन्होंने हेजियोग्राफीज पढ़ी बुद्धा की, यानी कि बुद्धा की जो बायोग्राफी लिखी गई थी, हेजियोग्राफी का मतलब होता है बायोग्राफी। तो जो बुद्धा की बायोग्राफी लिखी गई थी वो पढ़ी गई, तो पता चला हमें बुद्धिस्ट स्कल्पचर्स के बारे में। तो हमें उनकी प्रेजेंस के बारे में उनके सिंबल से पता चलता है। यानी कि एक एम्प्टी सीट है तो वहां पर बुद्धा मेडिटेट कर रहे हैं, ठीक है। और अगर वो एक ट्री के नीचे बैठे हैं जहां पर उनको एनलाइटनमेंट हुआ है, दैट इज वो बोधि वृक्ष के बारे में बात कर रहे हैं, वो आगे आएगा। एंड was meant to represent महापरिनिब्बाण। सो बेटा मेरी क्लास रिकॉर्ड हो रही है, आई वांट साइलेंस। सो यहाँ पर महापरिनिब्बाण की बात हो रही है। अनदर फ्रीक्वेंटली यूज्ड the used as a symbol was for the wheel. Manan, was for the wheel. This understood. This stood for the first sermon of Buddha. कि जो व्हील का सिंबल है वो बुद्धा के पहले सरमन को डिनोट कर रहा है। डिलीवर्ड एट सारनाथ। तो हर जगह पर अलग अलग सिंबल्स डिनोट किए गए हैं, यानी कि वो अगर वो ट्री का सिंबल है तो वो बोधि वृक्ष का हो गया, अगर वो उसका व्हील का है सिंबल आ गया तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर बुद्धा का फर्स्ट सरमन हुआ है, ठीक है। सो आगे चलिए, ये पिक्चर्स दिखाना। देखो ये आपका बोधि वृक्ष का जो सिंबल है, तो यहाँ पर ये आप देख रहे हैं
कि ये बोधि ट्री का जो सिंबल है राइट हैंड साइड पे, ये जो थर्ड फिगर है, तो यहाँ पर बुद्धा बैठे थे और इन्हें एनलाइटनमेंट हुआ था। ठीक है, तो ये बोध गया का सीन हो गया। ठीक है, और यहाँ पर ये व्हील लाइक स्ट्रक्चर है जो इधर दिख रहा है आपको। व्हील लाइक स्ट्रक्चर है, तो आपको क्या दिख रहा है व्हील लाइक स्ट्रक्चर से, कि यहाँ पर बुद्धा ने अपना पहला सरमन दिया था। तो पहला सरमन कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। फिर ये जो बीच वाला ये है, इसमें आपको एक खाली सीट दिख रही होगी। तो वो जो खाली सीट है, यहाँ पर बुद्धा ने बैठकर मेडिटेशन कर रहे होंगे, विच वॉज टू रिप्रेजेंट महापरिनिब्बाना, कि वो अपने परिनिब्बाना में अपने कॉन्शियसनेस के साथ आगे जा रहे हैं, मतलब स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जा रहे हैं, कॉस्मिक वर्ल्ड में जा रहे हैं। तो ये सारे आप देख रहे हैं कि पिक्चर्स के थ्रू हमें वहां की स्टोरी के बारे में पता चल रहा है, यानी कि स्कल्पचर्स के थ्रू हमें वहां के बारे में पता चल रहा है। आगे नेक्स्ट पेज। हाँ पढ़िए। Simply for a tree, but symbolizes an event in the life of Buddha. In order to understand such symbols, historians have to familiarize themselves with the traditions of those who produced these works of art, यानी कि अगर हमें उस समय के कल्चर को समझना है, ट्रेडिशन को समझना है, तो हम स्कल्पचर भी देखें और साथ साथ में टेक्स्ट के बारे में भी पढ़ें, तभी हमें ये चीजें समझ में आ पाएगी। थोड़ा सा और बड़ा कर दो, पॉपुलर ट्रेडिशन वाले को खोल दो थोड़ा, इस साइड बेटा, इस साइड, ऑन ऑन माय राइट। आपका शायद लेफ्ट होगा वो। हाँ खोलिए, पढ़िए। popular traditions. Other sculptures at Sanchi were perhaps not directly inspired by Buddhist ideas. These include beautiful women swinging from the edge of the gateway, holding onto a tree with a 14-point. Initially, scholars bit were a bit inter, inter, intrigued इंट्रीग्यूड about this image. अबाउट दिस इमेज, कि ऊपर जैसे हमने एक इमेज देखी कि एक लेडी है ब्यूटीफुल सी, और वो स्विंग कर रही है, जैसे झूला होता है, पेड़ के ऊपर बैठकर वो झूल रही है। तो ऐसा भी हमने एक फिगर देखा है। फिर थोड़ा सा बेटा राइट में आ जाइए, इधर वाला दिख नहीं रहा टेक्स्ट। हाँ जी, अब पढ़िए आगे का। Which seemed to have a little to do with renunciation. However, after examining other literacy traditions, they realized that it could be a representation of what described in the Sanskrit as the Sabhala Banjika. According to the popular belief, this was a woman whose touch caused trees to flower and bear fruit. It is likely that this was regarded as an auspicious symbol that integrated into the decoration of the stupa. Thus, Sahala Banjika motif शाला suggested भंजिका, जो ये शाला भंजिका का मोटिव है कि एक ब्यूटीफुल विमेन है, ये एक ऑस्पिशियस सिंबल बोला जा रहा है और इनको शाला भंजिका बोला जा रहा है। आगे पढ़िए। Banjika motif suggested that many people who turned to Buddhism enriched it with their own pre-Buddhist and even non-Buddhist beliefs, practices, and ideas. Some of the recurrent motifs in the sculptures at Sanchi were evidently derived from these. हाँ, तो शाला भंजिका के बारे में बता रहे हैं कि ब्यूटीफुल विमेन है, was whose touch caused the trees to flower and bear fruit, कि यानी कि ये एक ऑस्पिशियस विमेन है। अगर ये जिस भी चीज को छूती है, अगर ये पेड़ को छू दे तो उसमें फूल खिलने लग जाते हैं, ट्री को टच करते ही उसके अंदर फ्रूट्स आ जाते हैं। तो ये ऑस्पिशियसनेस का सिंबल बताया गया है बुद्धिज्म के अंदर। आगे चलिए, देयर आर अदर इमेजेस। There are other images as well. For instance, some of the finest depictions of animals are found there. These animals include elephants, horses, monkeys, cattle, while Jatakas contain several animal stories that are depicted at Sanchi. It is likely that many of these animals were carved to create lively scenes to draw viewers.
Also, animals were often used as symbols of human attributes. Elephants, for example, were depicted to signify strength and wisdom. तो बोल रहे हैं कि और भी इमेजेस है, ऐसा नहीं है कि शाला भंजिका की ही इमेज है, यानी कि जो ब्यूटीफुल विमेन है उसी की इमेज है। सो और भी एनिमल्स की भी इमेजेस हैं, जैसे कि एलिफेंट्स हो गए, हॉर्सेस हो गए, मोंकी हो गए, कैटल हो गई, आपकी गाय हो गई। सो जातकास के अंदर, यानी कि जो डिफरेंट डिफरेंट स्टोरीज हैं, उसके अंदर सेवरल एनिमल्स की बात की गई है, बहुत सारे एनिमल्स के बारे में बताया गया है। It is likely that many of these animals were carved to create lively scenes to draw viewers. यानी कि viewers की attention attract करने के लिए animals को बनाते हैं, animals बनाकर एक lively scene लगता है, अच्छा दिखता है ना। So elephants क्या signify करते हैं? Were depicted to signify strength and wisdom. कि strength, शक्ति और wisdom को signify कर रहे हैं। आगे चलिए, next page. थोड़ा इसे छोटा करो। पेंटिंग्स फ्रॉम द पास्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है, आगे। हाँ, ये तो छोटा सा बॉक्स है, आगे आगे। हाँ, यहाँ से पढ़िए, इसको इलैबोरेट कीजिए। अनदर मोटिव। हाँ, और पढ़िए। करूँ थोड़ा सा या बहुत है? Another motive is that of a woman surrounded by lotuses and elephants, which seem to be sprinkling water on her as if performing a abhisheka or consecration. कॉन्सिक्रेशन। Consecration. While some historians identify the figure as Amaya, the mother of Buddha, others identify her with the popular Gajalakshmi, literally the goddess of good fortune, who is associated with elephants. तो बोल रहे हैं कि एक और मोटिव है, एक और सिंबल है, जिसमें एक विमेन है, वो सराउंडेड किससे है? लोटसेस से और एलिफेंट से, कि चारों तरफ कमल के फूल हैं, एलिफेंट्स हैं, और विच सीम्स टू बी स्प्रिंकलिंग वाटर ऑन हर, कि वो उसके ऊपर, जो एलिफेंट्स हैं वो उसके ऊपर पानी डाल रहे हैं। तो पानी डाल रहे हैं का मतलब क्या है? अभिषेक हो रहा है। जो शिव जी के ऊपर जल चढ़ाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? जल अभिषेक, है ना। तो हम जल अभिषेक करते हैं। तो सिमिलर मैनर में बोल रहे हैं कि उनके ऊपर जो वाटर आ रहा है, उस विमेन के ऊपर जो वाटर आ रहा है उसको हम अभिषेक बोल रहे हैं, और इंग्लिश में आप बोल सकते हो कॉन्सिक्रेशन। ठीक है। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि ये माया है, यानी कि मदर है बुद्धा की, और कुछ लोग कह रहे हैं कि ये पॉपुलर गॉडेस है जिनका नाम है गजा लक्ष्मी। ठीक है, क्योंकि एलिफेंट्स के लिए गज गज नाम यूज करते हैं ना, गजह संस्कृत में बोलते हैं एलिफेंट्स को। तो पॉपुलर गॉडेस कौन होगी? गजा लक्ष्मी, लिटरली द गॉडेस ऑफ गुड फॉर्च्यून, अच्छे फॉर्च्यून की गॉडेस, हु इज एसोसिएटेड विद एलिफेंट्स। इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट, चलिए आगे। It हाँ is जी, पढ़िए। also possible that devotees who saw these sculptures identified the figure with both Maya and Gajalakshmi. भाई वो कुछ लोग बोलेंगे कि ये जो फिगर है ये माया की है, यानी कि गौतम बुद्ध की मदर की है, और कुछ लोग बोलेंगे कि पॉपुलर गॉडेस है जिनका नाम गजा लक्ष्मी है। चलिए आगे। Considered too the serpent which is found on several pillars, figure 4.21. This motif seems to be derived from popular traditions which were not always recorded in text. Interestingly, one of the earliest modern art historians, James Ferguson, considered Sanchi to be a center of tree and serpent worship. He was not familiar with Buddhist uh, हाँ, he was not familiar with Buddhist literature, most of which had not yet been translated, and arrived at the conclusion by studying only the images on their own. तो बोल रहे हैं कि सरपेंट की इमेज है, सरपेंट मतलब सांप, जो वो नाग जैसी पोजीशन है। ये भी आपको बहुत सारे पिलर्स में पाया जाता है,
The motifs seem to be derived from the popular tradition, which were not always recorded in the text. सारी चीजें तो किताब में नहीं लिखी होती, सारी चीजें टेक्स्ट में नहीं लिखी हैं. तो जो जेम्स फर्गसन है वो बोल रहे हैं कि सांची के अंदर जो वो ट्री है, सांची टू बी अ सेंटर ऑफ ट्री एंड सर्पेंट वर्शिप. सांची के अंदर ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंटली दिखाई गई हैं. एक तो पेड़ लाइक स्ट्रक्चर जो ट्री है उसको दिखाया गया है, और एक सर्पेंट वर्शिप कि जो नागों की जो पूजा होती है उसके बारे में दिखाया गया है. He was not familiar with the Buddhist literature, most of which had not yet been translated, and arrived at this conclusion by studying only the images on their own. वो सारी images वगैरह पढ़कर उस समय का पता चलता है. चलिए आगे न्यू रिलीजियस ट्रेडिशंस पढ़िए. समझ में आ रहा है ना बेटा? जी. हाँ जी, चलिए पढ़िए. New religious tradition, the development of Mahanaya Buddhism. Mahayana Buddhism. Mahayana Buddhism. By the first Mark century, this as very 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 important. यहाँ से भी आपका महायाना बुद्धिज्म से भी आपका 1 मार्कर जरूर बनकर आएगा पेपर में. ठीक है. एक तो बेटा आपका वो जो ये है कि फर्स्ट सरमन कहाँ पर हुआ, बर्थ कहाँ पर हुआ बुद्धा का, उनको निबाना कहाँ पर मिला, यहाँ से क्वेश्चन आएगा. दूसरा जो आपका वो सवाल आएगा वो स्तूपा के स्ट्रक्चर से आएगा कि स्ट्रक्चर में इस शेप को हर्मिका बोलते हैं, इसको छतरी बोलते हैं, अम्ब्रेला बोलते हैं, इसको माउंट लाइक स्ट्रक्चर को वो अंडा बोलते हैं, आंदा. ठीक है. तो वो सारी चीजें के ऊपर क्वेश्चन आएगा. महायाना बुद्धिज्म से भी आपका क्वेश्चन आता ही आता है. चलिए पढ़िए. the development of Mahanaya Buddhism. By the first century, महायाना बेटा, Mahayana. महायाना. हाँ जी. Mahayana Buddhism. By the first century CE, there is evidence of changes in the Buddhist ideas and practices. Early Buddhist teachings had given great importance to self-effort in achieving Nibbana. Besides, the Buddha was regarded as a human being who also attained enlightenment and Nibbana through his own effort. However, gradually the idea of savior emerged. It was believed that he was the one who could ensure salvation. Simultaneously, the concept of bodhisattva was also developed. Bodhisattvas were perceived as the deeply compassionate beings who accumulated merit through their efforts but used this not to attain Nibbana and thereby abandon the world but to help others. The worship of images of the Buddha and Bodhisattvas became an important part of एक्सप्लेन करो इसे. उन्होंने बताया कि जो फर्स्ट सेंचुरी में हमारा बुद्धिस्ट आइडियाज और हमें काफी सारे एविडेंस मिले कि बुद्धिस्ट आइडियाज और प्रैक्टिसेस में काफी चेंजेस आए हैं. जो हमारे बुद्धिस्ट की टीचिंग्स हैं उन्होंने हमें ये बताया है निबाना अचीव करने के लिए हमें अपना सेल्फ एफर्ट दिखाना पड़ता है और सेल्फ एफर्ट करना पड़ता है. बिसाइड्स हाँ भाई, निभाना चाहिए, मोक्ष चाहिए, मुक्ति चाहिए, तो आपको सेल्फ एफर्ट करना पड़ेगा. ये कोई और आपके लिए नहीं करेगा. आगे उन्होंने बताया जो बुद्धा भी थे उन्होंने ही जो एनलाइटमेंट और निबाना अटेन की वो भी उनके खुद के एफर्ट से ही उन्होंने अटेन की थी. तो उन्होंने बताया ग्रेजुअली जो आइडिया आया सेवियर का वो इमर्ज हुआ और लोगों ने बिलीव करना स्टार्ट किया कि जो वो है जो सेवियर है उन्हीं के थ्रू हमें साल्वेशन मिल सकती है, उन्हीं के थ्रू हमें साल्वेशन प्राप्त होगी. फिर हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ बोधिसत्व आया और जिसमें बताया गया कि जो हमें पूरा डीपली कंपैशनेट होना पड़ेगा अपने कल्चर और अपने रिलीजन के उस साथ में, और जिसमें हमें बताया कि अगर हम ऐसा करते हैं, अगर हम ऐसा नहीं करते तो हमें निभाना नहीं प्राप्त होगा और हमें अपने वर्ल्ड को अबैंडन करना पड़ेगा दूसरों की हेल्प करने के लिए. फिर उसमें बताया कि हमें वर्शिप करना है बुद्धा की इमेज को. The worship of Buddha, the images of Buddha and Bodhisattvas बहुत important हो गया इस इन ट्रेडिशन. So basically we are going to study about two concepts. दो कॉन्सेप्ट के बारे में इसके अंदर पढ़ेंगे, एक महायाना, एक
हिनयाना, एक हिनयाना और एक महायाना। एक को बोलते हैं ग्रेट व्हीकल, एक को बोलते हैं लेसर व्हीकल, उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो महायाना बुद्धिज्म के बारे में पहले समझते हैं। सो लिखा है बाय द फर्स्ट सेंचुरी सीई देयर इज एविडेंस ऑफ चेंजेस इन बुद्धिस्ट आइडियाज एंड प्रैक्टिसेस। धीरे धीरे बुद्धिज्म के जो आइडियाज और प्रैक्टिसेस है उसके अंदर चेंजेस आने लगे। अर्ली बुद्धिस्ट टीचिंग्स had given great importance to self effort in achieving nibbana। जो शुरुआती दौर में आपके जो बुद्धास के जो टेक्स्ट है उसके अंदर ये बताया जाता है कि आपको बहुत ज्यादा सेल्फ एफर्ट लगाना है इन ऑर्डर टू अचीव निबाना। अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी है, मुक्ति चाहिए, तो आप सेल्फ एफर्ट करेंगे, यानी कि आप खुद से बैठकर मेडिटेशन करेंगे और ये सारी चीजें। Besides, the Buddha was regarded as a human being who attained enlightenment and nibbana through his own efforts। यानी कि ये वो लोग हैं जो कि मानते हैं कि बुद्धा भी एक ह्यूमन बीइंग ही थे, और बुद्धा बीइंग अ ह्यूमन उन्होंने मेडिटेशन किया और मेडिटेशन करके उनको निबाना मिला। इसी तरीके से हमें करना है, हमें मेडिटेशन में बैठना है और मेडिटेशन में बैठकर हमें निबाना अटेन करना है। However, gradually the idea of savior emerged। पहले बुद्धा को लोग भगवान नहीं मानते थे, पहले बुद्धा को लोग एक ह्यूमन बीइंग मानते थे। जो अर्लियर ट्रेडिशन है उसके अंदर बुद्धा को एक ह्यूमन बीइंग माना गया और बोला गया कि जैसे बुद्धा एक ह्यूमन बीइंग थे, वो एक पेड़ के नीचे बैठे, उन्होंने मेडिटेशन किया और मेडिटेशन करने के बाद में उनको क्या मिला, उनको निबाना मिल गया। ठीक है, ये एक चीज हो गई। सो इट वाज बिलीव दैट ही वाज वन हु कुड एंश्योर सैल्वेशन। बाद में एक सेवियर का आइडिया इमर्ज हुआ। वो सेवियर का आइडिया कैसे इमर्ज हुआ कि टू हु कुड एंश्योर सैल्वेशन, सैल्वेशन इंश्योर करने के लिए वो जो मुक्ति का जो प्रोसेस है, जीवन मुक्ति का जो प्रोसेस है, जो ये साइकिल ऑफ बर्थ रीबर्थ से हम छूट जाए। तो पहले के ट्रेडिशन में क्या होता था, बुद्धा को भगवान नहीं माना गया, लेकिन बाद में बुद्धा को भगवान माना गया। Simultaneously, the concept of bodhisatta developed। Bodhisatta were perceived as deeply compassionate beings who accumulated merit, their efforts, but used this not to attain nibbana and thereby abandon the world। तो बोधिसत्तास वो लोग थे जो कि डीपली कंपैशनेट ह्यूमन बीइंग्स थे। अब बोधिसत्ता के ऊपर 1 मार्कर आ सकता है। बोधिसत्तास, अगर आप कभी वहां जाओ ना, हमारे यहाँ पर मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने बुद्धिज्म के ऊपर प्रोजेक्ट किया था व्हेन वी वर इन क्लास 12, आई स्टिल रिमेम्बर। तो वो आश्रम की साइड पर एक बुद्धिज्म का पूरा मोनास्ट्री टाइप है, तो मैं उनके साथ एक बार विजिट किया था। ऑल्दो मेरा ये टॉपिक नहीं था, बट फिर भी मैं एक बार गई हुई हूँ। तो मेरी सिस्टर का भी था यही टॉपिक, तो मैं विजिट करने गई थी उसको लेकर। सो तब हमने ये बात की थी कि बोधिसत्तास वर परसीव्ड एज अ डीपली कंपैशनेट ह्यूमन बीइंग्स। उधर जो बुद्धा, जो वो मॉन्क्स बैठे होते हैं ना, उनको बोलते थे बोधिसत्तास। ठीक है, जो वो बुद्धा के बारे में आपको बताते थे। तो उनका जो एफर्ट था वो निबाना अटेन करने में नहीं था, यानी कि मुक्ति, जीवन मुक्ति, मोक्ष की प्राप्ति, वो इसमें नहीं चल रहे थे। एंड देयर बाय अबैंडन द वर्ल्ड, वो बट टू हेल्प द अदर्स। कि ऐसा नहीं कि वो मोक्ष प्राप्ति करेंगे, उनका ये मोटिव नहीं था बोधिसत्तास का। बोधिसत्तास का मोटिव था टू हेल्प अदर्स, कि हम घर संसार तो चलो छोड़कर बैठे हैं, घर संसार छोड़ने के बाद में हम लोगों की मदद करना चाहते हैं। In order to help others, they became bodhisattas। The worship of images of Buddha and bodhisattas became an important part of this tradition। ये जो बुद्धा की वर्शिप है, कि जो बुद्धा, गौतम बुद्ध की लोग पूजा करने लगे उनको भगवान बनाकर, ये और जो बोधिसत्तास हैं, यानी कि जो स्पिरिचुअल मेंटर्स हैं जो बुद्धिज्म के बारे में बता रहे हैं,
तो बोधिसत्तास भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बने। नेक्स्ट पैराग्राफ। This new way of thinking हाँ was जी। called Mahayana, literally the great vehicle. Those who adopted these beliefs described the older tradition as Hinayana, Hinayana, or the ही नहीं less आना। Hinayana, or the lesser way. तो बोल रहे हैं ये जो नया ट्रेडिशन है, दिस न्यू वे ऑफ थिंकिंग वाज कॉल्ड द महायाना, लिटरली द ग्रेट व्हीकल, और who adopted these beliefs and described the older tradition as the हीनयाना और the lesser vehicle। तो बेसिकली महायाना में कौन लोग आ गए? जिन्होंने गौतम बुद्ध को भगवान मान लिया, तो वो हो गए महायाना का पार्ट, दैट इज द ग्रेटर व्हीकल। और हीनयाना में वो लोग आ गए जो वो उनको बोला गया लेसर व्हीकल, वो लोग जो कि बोलते थे कि बुद्धा भी एक ह्यूमन बीइंग है और उन्होंने मेडिटेशन किया और उसके थ्रू उनको निबाना अटेन हुआ, तो मेरे को भी निबाना अटेन, हमको भी निबाना अटेन करना चाहिए। इस तरीके से समझ में आ गया? क्लियर है? चलिए आगे। हाँ, इसको बेटा थोड़ा इधर शिफ्ट कीजिए। Now we are going to talk about the growth of Puranic Hinduism। अभी तक इस चैप्टर में हमने बुद्धिज्म की बात करी, हमने जैनिज्म की बात करी, अब हम किसकी बात करेंगे? पुरानिक हिंदुइज्म की बात करेंगे। चलिए पढ़िए। The Puranic growth of Hinduism. The growth of Puranic Hinduism. The notion of a savior was not unique to Buddhism. We find similar ideas being developed in different ways within the tradition that we now consider part of Hinduism. These included Vaishnavism, a form of Hindu within which Vishnu was worshipped as the principal deity; the Shivism, a tradition within which एंड Shiva was the शैविज्म, Shivism, which बेटा a ये tra- हमने भक्ति सूफी में भी पढ़ा hmm, था, याद है? भक्ति सूफी में भी ये पढ़ा था। हाँ। in which Shiva was regarded as the chief god, in which there was growing emphasis on the worship of chosen deity, in such worship the bond between the devotee and the god was visualized as one of love and devotion or bhakti. बताओ। इसमें हमें ये बताया एक्सप्लेन है, करो हाँ, बेटा। इसमें हमें ये बताया है जो सेवियर का कॉन्सेप्ट था, जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि वो तो वो यूनिक नहीं था बुद्धिज्म के लिए और बाकी लोगों के लिए। जो हिंदू जो उनके कुछ कुछ ट्रेडिशंस थे वो हम हिंदुइज्म में भी कंसिडर करते हैं। जैसे हमने पढ़ा वैष्णविज्म जिसमें विष्णु जी को वर्शिप किया जाता था, और फिर था शिविज्म जिसमें शिव जी को वर्शिप किया जाता था। और इन चीज़ों में बहुत एम्फेसिस दिया जाता था कि एक पर्टिकुलर गॉड को चूज करना है और उनको ही वर्शिप करना है, और जिसमें एक बॉन्ड होता था गॉड और जो डिवोटी है उनके लिए, जो कि विजुअलाइज तो किया जाता था, जो कि लव और डिवोशन पे था और जिससे भक्ति। कह रहे कि जैसे बुद्धिज्म में बोला जा रहा है ना, बाद में बुद्धा को पूजने का जो सिद्धांत बना कि बुद्धिज्म में गौतम बुद्ध की पूजा करते हैं, तो ये वाली चीज बुद्धिज्म में यूनिक नहीं थी, ये आपके पुराने हिंदुइज्म में भी होता है कि वैष्णविज्म के अंदर भगवान विष्णु की पूजा होती है, शैविज्म के अंदर भगवान शिव की पूजा होती है। तो शैविज्म के अंदर शिव जी की पूजा होती है, वैष्णविज्म के अंदर भगवान विष्णु की पूजा होती है, और ये बुद्धिज्म के अंदर क्या बोलते हैं, आपके गौतम बुद्ध की होने लगी। तो ये आप देख रहे हैं कि कुछ नया नहीं है। एक सेकेंड बेटा, बहुत डिस्टर्बेंसेस है, 1 मिनट रिकॉर्डिंग पॉज कर दूं, मैं डोर क्लोज कर दूं। ओके, रिकॉर्डिंग शुरू हो गई ना? चलिए अगला पैराग्राफ। हाँ पढ़िए। In the case of Vaishnavism, cults developed around the various avatars or incarnations of the deity.
10 avatars were recognized within the tradition. These were forms of the deity was believed to have assumed in order to save the world whenever it was threatened by disorder and destruction because of the dominance of evil forces. It is हम्म, likely that different चलिए avatars were popular in different parts of the country. Recognizing each of these local deities as form of Vishnu was one of the way of creating more unified religious traditions. अगला भी पढ़ लो, 2 लाइनें है ना वो कि ज्यादा है? थोड़ा सा आता है. अच्छा ठीक है. So now we are talking about in the case of Vaishnavism. वो वाला पेज तो ले आओ बेटा हाँ यही कृष्णा जी. हाँ यही है. In the case of Vaishnavism cult, in the case of Vaishnavism, cults developed around the various avatars or incarnations. तो यानी कि जब विष्णु भगवान की जो पूजा होती है तो उसके अंदर बहुत सारे कल्ट्स के बारे में बात की गई है और डिफरेंट इनकारनेशंस मतलब जो भगवान के जो अवतार होते हैं उनके बारे में बात की गई है. 10 अवतार्स वर रिकॉग्नाइज्ड विद इन दी ट्रेडिशन. विष्णु भगवान के 10 अवतार की बात की गई है. अगर आप विष्णु पुराण पढ़ें तो उसमें भगवान के 10 अवतार बताए गए हैं. पहला वो मत्स्य अवतार में जब वो भगवान जी मछली की फॉर्म में आते हैं. अभी लॉकडाउन के टाइम पर आपने देखा भी होगा कि पहले तो रामायण और महाभारत आई थी, बाद में विष्णु पुराण भी उन्होंने चलाया था लॉकडाउन के टाइम पर. तो विष्णु पुराण के अंदर वो पूरे 10 अवतारों के बारे में दिखाया है और अभी ये भी बताया गया कि कलयुग में उनका जो अवतार आएगा दैट इज कल्कि अवतार आएगा. तो वो कल्कि अवतार के बारे में भी विष्णु पुराण के अंदर बताया गया है. तो ये 10 अवतारों की बातें की गई हैं. आगे हाँ सॉरी मेरे को बताना है ना, मैं भूल गई. ठीक है. In order to save the world whenever it was threatened by disorder and destruction because of the dominance of evil forces. कि evil forces की dominance की वजह से कि भाई कि बुराई का अंत करने के लिए भगवान जी बार बार अवतार ले रहे हैं. It is likely that different avatars were popular in different parts of the country. Recognizing each of these local deities as a form of Vishnu was one way of creating a more unified religious tradition. तो ये एक बहुत ही important तरीका है. Was one way of creating a more unified religious tradition की बात की जाती है. चलिए आगे. Some of these forms were represented in sculptures, as were other deities. Shiva, for instance, was symbolized by the linga, although he was occasionally represented in human form. All such representations depicted a complex set of ideas about the deity and their attributes through symbols such as the head, dresses, ornaments, and adyuas, weapons or auspicious objects the deities hold in their hands, how they are seated. आगे का भी रीड कर लो बेटा, एक ही बार बता दूंगी. एक तो Uh, ये बेटा बोलने की भी आदत हो गई है. to, अभी under, तो खैर मैं इतनी बुढ़ी नहीं हुई बट फिर भी एक हैबिट बन गई है बोलने की, क्या करें. to चलिए. understand the हाँ. meaning of these sculptures, historians go next page. अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है, नेक्स्ट पेज में करेंगे. चलिए. Some of these forms were represented in sculptures as were other deities. तो बहुत सारे sculptures की फॉर्म की बात की गई है. शिवा फॉर इंस्टेंस was symbolized by the linga. शिव जी को हम लिंगा से सिंबलाइज करते हैं. Although he was occasionally represented in human form too. शिव जी आपके ह्यूमन फॉर्म में भी दिखाए जाते हैं. All such representations depicted a complex set of ideas. Just a second बेटा.
तो बोल रहे हैं कि शिवा फॉर इंस्टेंस वॉज सिंबलाइज्ड बाय द लिंगा। शिवलिंग की हम पूजा करते हैं, तो शिवलिंग की पूजा करते हैं तो लिंग से एसोसिएट किया गया भगवान शिव को। रिप्रेजेंटेड इन ह्यूमन फॉर्म टू, हम शिवलिंग की भी पूजा करते हैं और शिव जी की जो मूर्ति पूजा होती है वो भी हम करते हैं। शिव जी को ह्यूमन फॉर्म में भी हमने देखा है। All such representations depicted a complex set of ideas about the deities and their attributes through symbols. तो ये कॉम्प्लेक्स बात है कि भाई एक तो शिवलिंग है और बाकी आपके ह्यूमन आइडेंटिटी ह्यूमन फॉर्म में भी है, such as heads, dresses, ornaments, ayodhyas. Ayodhyas का मतलब weapons or auspicious objects. The deities hold in their hands and how they are seated. कि जैसे भगवान शिव को देखा जाए तो भगवान शिव का सर पे क्या है, चंद्रमा है, चंद्रमा है, गले में सर्पों की माला है। तो इस तरीके से पूरा का पूरा चीजों के बारे में बताया गया है। आगे, to हाँ, understand the meanings of these sculptures, historians, next page, historians have to be familiar with the stories behind them, many of which are contained in the Purans, compiled by Brahmins by about the middle of the first millennium CE. They contained much that had been composed and been in circulation for centuries, including stories about gods and goddesses. Generally, they were written in simple Sanskrit verse and were meant to be read aloud to everybody, including women and Shudras who did not have the access to Vedic. हाँ जी, ये पैराग्राफ को एक्सप्लेन कीजिए, क्या समझ में आया? उन्होंने बताया कि हिस्टोरियंस को इस सब जानने के लिए पहले उन सब का मीनिंग और स्टोरीज जो भी उनके बारे में है वो जानना जरूरी था, जो कि हमारे पुराना जो कि हमारे ब्राह्मण्स ने कंपाइल की, जो कि हमारा फर्स्ट मिलेनियम सीरी के टाइम पे हुआ था। तो उन्होंने बताया कि इसमें हमारा काफी सारी स्टोरीज थी जो कि टाइम टू टाइम सर्कुलेशन में आती जाती थी, जो कि सेंचुरीज तक थी। इसमें हमारे गॉड्स और गॉडेसेस की स्टोरीज होती थी, जो जनरली संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई थी और लोगों को बहुत लाउडली सुनाई जाती थी। वुमेन और शूटर्स को भी सुनाई जाती थी, जिनको उस टाइम पे वैदिक लर्निंग का एक्सेस नहीं था। ठीक है, बहुत अच्छा, आपने अच्छा एक्सप्लेन कर दिया है। चलिए आगे का भी पढ़ लीजिए। Much of what is contained in the Puranas involves through interactions among people, priests, merchants, and ordinary men and women who travel from sharing ideas and beliefs. We know, for instance, that Vasudeva Krishna was an important deity in our region. Over the century, his worship spread through parts of this country as well. सो हमें पुरानास के बारे में कैसे पता चलता है? मच ऑफ व्हाट इज कंटेन्ड इन द पुरानास इवॉल्व थ्रू इंटरैक्शन अमंगस्ट पीपल। कि जिस तरीके से लोग बातचीत करते थे वही बातें आपकी पुराना में देखी जाती है, जैसे कि प्रीस्ट, मर्चेंट्स, ऑर्डिनरी मेन एंड वुमेन जो कि एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे, तो शेयरिंग आइडियाज एंड बिलीव्स। we know that for instance Vasudev Krishna, यानी कि कृष्ण जी का ही नाम है वासुदेव कृष्ण, was an important deity in the मथुरा region। देखो आपका तो नाम भी कृष्ण है, तो आप तो भगवान कृष्ण से कोरिलेट कर ही पाएंगे। ठीक है, we know for instance that Vasudeva Krishna was an important deity in Mathura region. Over centuries his worship spread to other parts of the country as well। कि शुरुआत में तो भगवान कृष्ण की पूजा सिर्फ मथुरा रीजन में होती थी और बाद में पूरे कंट्री में होने लगी, और आज की डेट में तो कृष्ण भगवान की पूजा पूरे वर्ल्ड में होती है। अगर आप कभी फॉरेन कंट्रीज में जाओ तो वहां पे तो ज्यादा होती है पूजा, ऐसा देखा गया है। चलिए आगे, चलिए पढ़िए बिल्डिंग टेम्पल्स। Building temples around the time that the stupas at sites such as Sanchi were acquiring their
present form, the first temples to house images of gods and goddesses were also being built. The early temple was a small square room called the Gahara, गर्भगृह, Garbhagriha, गर्भगृह। Garbhagriha, with a single doorway for the worshipper to enter and offer worship to the image. Gradually, a tall structure known as the रुक जाओ, पहले ये पैराग्राफ समझ लो। तो बोल रहे हैं कि बिल्डिंग टेम्पल्स अराउंड दैट टाइम that the stupas at sites such as Sanchi were acquiring the present form, the first temples to house images of gods and goddesses were also being built. कि स्तूपास भी बनाए जा रहे थे और साथ ही साथ में जो भगवानों की जो मूर्तियां हैं वो भी बनाई जा रही थी। हिंदुइज्म में तो भगवानों की मूर्तियां ही बनती हैं। तो अर्ली टेम्पल्स विद स्मॉल स्क्वायर रूम, कि छोटे छोटे ऐसे कमरे होते थे, स्क्वायर जैसा रूम होता था जिसको हम गर्भगृह बोलते हैं, वो बनने लगे, छोटे छोटे मंदिर बनने लगे। विद अ सिंगल डोरवे फॉर वर्शिप, कि एक ही डोर होता था और उस डोर से अंदर जाकर मंदिर में लोग पूजा करते थे। टू ऑफर वर्शिप टू द इमेज, यानी कि जो इमेज है, जो मूर्ति है, उसकी लोग मंदिर में जाकर पूजा कर रहे हैं। ग्रेजुअली अ टॉल स्ट्रक्चर नोन एज दी, एक लंबे से स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं जिसका नाम है tall structure known known as as the shikara. Shikara was built over the central shrine. तो आप जितने भी पुराने मंदिर बने हुए हैं ना, तो आप देखना उसमें ऐसा एक क्या बोलते हैं, पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं शिकारा। ठीक है, तो ट्रायंगुलर शेप में होता है, ये मंदिरों के ऊपर बना होता है। आज भी कई मंदिरों में है, हमारे यहाँ पे जो मंदिर है उनके ऊपर भी ऐसा शिकारा लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है। आगे बताइए, पढ़िए temples. मतलब। Walls were often decorated with sculptures. Later, temples became far more elaborated, with assembly halls, huge halls, and gateways, and arrangements for supplying water. One of the unique features of early temples was some of these were hollowed out of huge rocks as artificial caves. The tradition of building artificial caves was an old one. तो बोल रहे हैं कि मंदिरों के अंदर स्कल्पचर्स का डेकोरेशन होता था, मूर्तियां वगैरह होती थी, ह्यूज वॉल्स होती थी, बड़ी बड़ी दीवारें, गेटवेज, और अरेंजमेंट होता था फॉर सप्लाइंग वाटर, मंदिर के अंदर पानी आता था। वन ऑफ द यूनिक फीचर्स ऑफ द अर्ली टेम्पल्स वाज दैट सम ऑफ दीज वर hollowed out of huge rocks, बड़े बड़े पत्थरों के बने होते थे, एज आर्टिफिशियल केव्स, ऐसे लगता था केव के अंदर आया, किसी गुफा के अंदर। गुफा वाले मंदिर का भी कितना है ना, माता रानी के होते हैं गुफा वाले मंदिर। द ट्रेडिशन ऑफ बिल्डिंग आर्टिफिशियल केव्स वाज एन ओल्ड वन। नवरात्रों के टाइम पर गुफा वाले मंदिर में आप कभी जाना, वो बहुत अच्छा होता है, नीचे बर्फ वगैरह होती है। चलिए आगे चलिए। Some of the earliest Some of the earliest of these were constructed in the 3rd century BCE of the orders of Ashoka for renouncers who belonged to the Ajivika sector. This tradition evolved through the various stages and culminated much later in the 8th century in the carving out of an entire temple, that of the Kali Shahdana, name of Shiva, कैलाश नाथा, शिव जी को नहीं Kailash बोलते, Nanda. हाँ, कैलाश नाथा, कैलाशपति, क्योंकि कैलाश पर्वत के ऊपर शिव जी रहते थे, तो कैलाश नाथा। आगे the आगे name पढ़ो। of Shiva. A copper plate inscription records the amazement of the chief sculptor after he completed the temple at Ellora. Oh, oh, how did I make it? तो इसमें बता रखे हैं कि जो ट्रेडिशन है उसमें कार्विंग आउट करते थे, पूरा का पूरा मंदिर बनाते थे, और ज्यादातर जो उस समय पर मंदिर बने ना, वो शिव मंदिर बनते थे, और उनको बुलाते थे कि कैलाश नाथ के मंदिर है, यानी कि शिव जी के मंदिर है। और एलोरा केव्स, जो आपकी अजंता और एलोरा केव्स है, जब किसी ने एलोरा केव को बनाया तो उनके जो
चीफ स्कल्प्टर थे, उन्होंने बोला ओ हाउ डिड आई मेक इट, कि मैंने किस तरीके से इसको बनाया, कितना ब्यूटीफुल ये सिंबल है। चलिए आगे चलिए। चलिए ये आपका लास्ट है 11th, कैन वी सी एवरीथिंग, पढ़िए इसे। And we see everything. By now, you have had a glimpse of the rich visual tradition that existed in the past, expressed in brick and stone architecture, sculpture, and painting. We have seen that much has been destroyed and lost over the centuries. Nevertheless, what remains and has been preserved conveys a sense of the vision of the artists, sculptors, uh, masons, and architects who created these spectacular works. Yet, do we always automatically understand what they want to convey? Can we ever know what these images meant when we saw them and returned them about 2000 years ago? इसके आगे भी है कुछ, Anju. दिखाना मुझे क्या क्या है। ग्रैपलिंग विद द अनफेमिलियर, आगे। मुझे लगा थोड़ा सा ही है, बहुत सारा है ये तो। चलिए आगे आगे दिखा दो। बस ये लास्ट पेज है ये वाला। मतलब इसके बाद एक पेज और है ना? हाँ तो हाँ 1.5 पेज और है। चलिए कोई बात नहीं, इतनी पेशेंस के साथ यहाँ तक पढ़ लिया तो आगे भी पढ़ ही लेंगे, है ना? चलिए इसको एक्सप्लेन करो बेटा। बार बार बेटा बोलती हूँ मैं, कोई समझेगा पता नहीं क्या। चलिए प्रियांशु जी पढ़िए। मैंने बोला कि अभी तक हम देख चुके हैं कि हमारे ट्रेडिशंस और हमारा सबको कल्चर कितना रिच है, जो कि हमारे स्टोन्स, आर्किटेक्चर और स्कल्पचर्स और पेंटिंग में हमें हमें दिखाया गया है। मगर अभी तक वो काफ़ी डिस्ट्रॉयड हो चुका है, वो काफ़ी सेंचुरीज पुराना है। मगर अभी भी उसके काफ़ी सारे रिमेन्स बहुत अच्छे से प्रिजर्व करके रखे हैं, और जिससे हमें पता चलता है कि उस टाइम के जो आर्टिस्ट थे, जो स्कल्पटर्स थे, मेसन्स थे और आर्किटेक्ट्स थे, उनका विजन क्या था। मगर हम कभी भी ये नहीं जान पाएंगे कि वो उनके बिहाइंड उनके बनाने का मीनिंग क्या था, या वो उन स्कल्पचर से क्या डिपिक्ट कर रहे थे, या वो क्या बताना चाहते थे, जो कि उन्होंने 2000 ईयर्स अगो बनाया। हाँ जी, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन कर दिया कि कैन वी सी एवरीथिंग, क्या हम सब कुछ देख पाएंगे, क्या हम सब कुछ समझ पाएंगे कि ब्रिक स्टोन आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, पेंटिंग्स, क्या हम वो आइडिया, वो सेंस से हम कोरिलेट कर पाएंगे कि 2000 साल पहले उन्होंने क्या सोचा होगा, किस इंटेंशन के साथ वो स्कल्पचर बनाया गया होगा या वो आर्किटेक्चर बनाया होगा। तो इसी में यही सारी बातें हम करेंगे। 11.1 पे आ जाइए, ग्रैपलिंग विद द अनफेमिलियर। Grappling with the हाँ जी, रीड unfamiliar. करो। Grappling with the unfamiliar, it will be useful to recall that when 19th century European scholars first saw some of the sculptures of god and goddesses, they could not understand what these were about. Sometimes they were horrified by what they seemed to them as grotesque. ग्रोटेस्क्यू, grotesque. ग्रोटेस्क्यू, ग्रोटेस्क्यू। हाँ जी आगे पढ़िए। ये पढ़ देना पूरा, फिर मैं इकट्ठे हाँ, एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है। Figures with multiple arms and heads, or with combinations of human and animal form. These early scholars tried to make sense of what appeared to be strange images by comparing them with sculptures which they were familiar, that form of ancient Greece. While they often found early Indian sculptures inferior to works of Greek artists, they were very excited when they discovered images of Buddha and Bodhisattvas that were evidently based on Greek models. These were more often than not found in the northwest, in cities such as Taxila and Peshawar, where Indo-Greek rulers had established kingdoms in the 2nd century. As these images were closest to Greek statues, these scholars were familiar with. They were considered to be best examples of early Indian art. In the effect, these scholars adopted a strategy we all frequently use, devising yardsticks derived from the familiar to make sense
of the unfulfilled. हाँ जी, 11.1 को एक्सप्लेन करो। 11 इसमें बताया है कि जब हमारी कंट्री में जब यूरोपियन स्कॉलर्स आए, उन्होंने जब हमारे स्कल्पचर्स देखे जिसमें गॉड एंड गॉडेसेस थे, अब उन्हें देख के थोड़ा स्ट्रेंज लगा और उनको थोड़ा डर भी लगा कि ये सारी फिगर्स क्या हैं जो कि उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी, जिसमें मल्टीपल आर्म्स थे, मल्टीपल हेड्स थे और उनके हाथ में चीजें थी और एनिमल फॉर्म्स थे, ह्यूमन एनिमल बोथ फॉर्म्स थे। तो उन्हें बहुत स्ट्रेंज लगा कि ये इमेजेस क्या है। तो उन्हें ये नहीं पता था कि ये किस बारे में है, तो उन्होंने कंपेयर करना स्टार्ट कर दिया कि जो उन्हें स्कल्पचर्स पता थे, तो उन्होंने कंपेयर करना स्टार्ट कर दिया एंशिएंट ग्रीस के स्कल्पचर्स से और ग्रीक आर्टिस्ट के कि इनके बिहाइंड का मीनिंग क्या हो सकता है। तो जब उन्होंने बुद्धा और बोधिसत्व के स्कल्पचर्स डिस्कवर किए, तो उन्हें पता लगा कि ग्रीक मॉडल से थोड़े एविडेंट हैं और ये थोड़े मिलते जुलते हैं, जो कि उन्हें तक्षशिला और पेशावर में मिले थे, जो इंडो ग्रीक रूलर्स के इस किंगडम से एस्टैब्लिश किए गए थे सेकंड सेंचुरी के दौरान। उसमें उन्हें पता लगा कि ये क्या है और उन्हें थोड़ा familiar पता लगा कि वो क्या है। उन्हें लगा ये बेस्ट एग्जाम्पल है इंडियन आर्ट का। तो उन्होंने फिर एक स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की जिसमें वो डिवाइजिंग यार्ड स्टिक्स को डिराइव करते थे जिसके बारे में वो फेमिलियर थे, और फिर उससे पता लगाते थे जिसके बारे में वो अनफेमिलियर। हाँ जी, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया, बिल्कुल एक्यूरेट एक्सप्लेन किया, तो मैं नहीं कर रही हूँ, आपने एकदम सही किया। चलिए आगे चलिए। इफ टेक्स्ट एंड इमेजेस डू नॉट मैच, तो बता रहे हैं कि भाई जो यूरोपियंस आए थे, ये जो फॉरेन ट्रैवलर्स थे, वो ये देखते थे कि किस तरीके से उनको, मान लो बहुत सारी, हमारे में तो जैसे बता देते हैं ना कि ये माता रानी की मूर्ति, और माता रानी की मूर्ति में पीछे कितने सारे हाथ होते हैं, ये दिखाने के लिए कि माँ काली है या माँ दुर्गा है। तो वो कितनी सारी चीजों की शक्तियां उनके पास हैं। तो जो चीजें फॉरेनर्स को समझ में नहीं आती थी, वो इंडो ग्रीक से उसको कोरिलेट करके देखते थे, या ये सारी चीजों का वो कोरिलेशन करके देखते थे। अब बात कर रहे हैं, इफ टेक्स्ट एंड इमेज डू नॉट मैच, अगर जो हम किताब में पढ़ रहे हैं और अगर उसका इमेज से कोई लेना देना नहीं हो रहा है, तो इसका क्या मीनिंग निकल कर आता है, इसके बारे में पढ़िए। If text and image do not match, consider another problem. We have seen that art historians often draw upon textual traditions to understand the meaning of sculptures. While this is certainly a far more uh, effic- eff- uh, efficacious strategy than comparing Indian images with Greek statues, it is not always to use. One of the most intriguing examples of this is a famous sculpture along a huge rock surface in Mahabalipuram, Tamil Nadu. Clearly, figure 4.30 is a vivid depiction of a story, but which story it is. Art historians have searched the Puranas to identify it and are sharply divided in their opinions. Some feel that this depicts the descendant of the river Ganga from the heaven, and and the natural cleft through the center of the box surface might represent the river. The story itself narrated in the Puranas and the epics. Others feel that it represents a story from Mahabharata, Arjun doing penance on the river bank in order to acquire arms, pointing to the central figure of this. एस्थेटिक, ये ब्लू वाला भी पढ़ लो, एक ही बार पढ़ लो, एक ही बार एक्सप्लेन कर देंगे। Finally, remember that many rituals, religious beliefs, and practices were not recorded in a permanent written as monuments or sculptures or even paintings. These included daily practices as well as those associated with special occasions. Many communities and peoples may have not been felt the need of keep lasting records, even as they have had vibrant traditions of religious activities and philosophical ideas. In fact, the spectacular instances we have focused on in this chapter are just the tip of the iceberg.
हाँ जी, ये 11.2 पहले कृष्णा जी आप एक्सप्लेन कीजिए, फिर मैं करूंगी। ठीक है, तो इसमें उन्होंने ये बताया कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम कि जो उन्हें जो टेक्स्ट उन्हें दिख रहा था और जो इमेज जैसे उन्हें स्कल्पचर्स दिखती थी, वो हर चीज को पुराना से कंपेयर करते थे। कुछ कुछ चीजों में वो कंफ्यूज हो जाते थे कि जो टेक्स्ट में लिखा है वो इमेज से मैच नहीं कर रहा। कुछ कुछ टाइम्स वो ग्रीक स्टैच्यूज थे इंडियन इमेजेस को कंपेयर करते थे, मगर हर टाइम कंपेयर करना ग्रीक स्टैच्यूज थे सही नहीं था, क्योंकि दो डिफरेंट कल्चर्स हैं, तो इसलिए उन्होंने कंपेयर करना सही नहीं समझा। फिर एक उन्होंने एग्जांपल लिया है एक ह्यूज रॉक स्कल्पचर का, जो कि महाबलीपुरम तमिलनाडु में मिला है, जिसमें उन्होंने बताया है कि कुछ हिस्टोरियंस हैं जो वो कह रहे हैं कि वो एक डिपिक्शन दे रहा है कि जिसमें एक डिसेंडेंट है जो कि गंगा रिवर के पास बैठा है, जो कि हेवन से है, जिसमें बताया गया है कि वो एक रॉक सरफेस पे बैठा है और वो रिप्रेजेंट कर रहा है एक रिवर को। फिर सेकंड स्टोरी जो कि कुछ हिस्टोरियंस ने नरेट की है, वो की है कि वो महाभारत से है, जिसमें अर्जुना रिवर बैंक पे बैठ के पेनेंस कर रहा है, जिससे वो आर्म्स रिक्वायर कर ले और इसकी एक सेंट्रल फिगर बनाएंगे। हाँ, तो आपने बहुत अच्छा बताया कि इसमें हमने दो एग्जाम्पल्स लिए, एक महाबलीपुरम का जो तमिलनाडु में है, हमने उसका एग्जाम्पल लिया है, और एक हमने अर्जुना का एग्जाम्पल लिया है। सो ये विविड आर्ट फॉर्म्स के बारे में हमने बात की है कि जो टेक्सचुअल ट्रेडिशंस है उससे हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। ये आपने अच्छा बताया, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बहुत आपने अच्छा बताया। वो ब्लू वाला बॉक्स ले आओ, उसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। हाँ, लिखा है, फाइनली रिमेंबर दैट मेनी रिचुअल्स, religious beliefs and practices were not recorded in a permanent visible forms as monuments or sculptures or even paintings। कि सारी चीजें तो हमने रिकॉर्ड करते हैं ना, आज के डेट में भी अगर हमें कुछ बनाना है, फॉर इंस्टेंस हमने इंडिया गेट बनाया या कुछ भी बनाया, तो हम एक आधी चीज ही तो हमने बनाई है, हम सारी चीजें तो नहीं बनाते। These included daily practices as well as those associated with the special occasion। यानी कि दिवाली आ रही है तो मे बी दिवाली का कुछ स्पेशल हमने लाइटिंग लगा दी या दिया जला दिए, कैंडल्स जला दिए, तो हम कुछ स्पेशल दिन को ही रिकॉर्ड करते हैं, हम हर दिन को रिकॉर्ड नहीं करते। Many communities and peoples may not have felt the need for keeping lasting records, की लंबे लंबे records रखना, ये सबने नहीं सोचा होगा। Even as they may have had vibrant traditions of religious activities and philosophical ideas. In fact, these speculator instances we have focused on this chapter are just a tip of iceberg। कि जो स्पेक्यूलेटर ने देखा, यानी कि जो किसी और ने देखा, वो हमारे लिए सिर्फ एक आइसबर्ग की तरह है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर वेल। इस चैप्टर में हमने बुद्धिज्म की बात की है, हमने जैनिज्म की बात की है। इसकी 3 वीडियोस बनी है, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। दिस इज गोइंग टू बी योर पार्ट नंबर 3। आप इन तीनों वीडियोस को पहले कंप्लीटली देखेंगे, समझेंगे, फिर उसके बाद अगर आपको कोई डाउट्स हैं या क्वेरीज हैं, देन यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। आई वुड बी हैप्पी टू आंसर इट। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप लिख दें कमेंट सेक्शन में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दें वीडियो को, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि जितने भी लोग हैं सबके पास में ये वाला चैप्टर को समझने की कन्वीनियंस मिल जाए कि इस चैप्टर को हमने लाइन टू लाइन किया है। सबसे पहली बात तो यही बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बिकॉज हिस्ट्री में लंबे लंबे चैप्टर होते हैं, 40-50 पेजेस का एक चैप्टर होता है, और उसको लाइन टू लाइन रीड करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। सो थैंक यू एवरीवन, एंड मैं सभी का थैंक यू कहती हूँ जिन लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती है और जो हमेशा इन्हें लाइक करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, then please do subscribe my channel. Thank you so much. Have a great day. Keep working hard, or all the very best for your upcoming board exams. Thank you so much. Recording को pause